आप अपने जर्नल में जाके देखिए आज के सेशन के बाद, और आप ये पाएंगे कि 90% ऑफ ट्रेड्स ट्रेड का फेलियर नहीं था, स्टॉक का फेलियर नहीं था, सेटअप का फेलियर नहीं था, वो एक एंट्री फेलियर था। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग एक है, और दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें। टेक्निकल एनालिसिस का ट्रेडिंग से कोई वास्ता नहीं। आप ट्रेड कर सकते हैं बिना टेक्निकल एनालिसिस यूज किए हुए। मिनर विनी ये कहते हैं अपनी बुक में कि वीसीपी का बेसिक लॉजिक ये है कि स्टॉक जो है वो इतना म्यूट हो चुका है कि जितने भी आपके रिटेलर्स हैं वो उस स्टॉक को देख नहीं रहे, क्योंकि वो काफी समय से साइलेंट पड़ा हुआ है। अब आज के जमाने में यदि आप टाइट एरियाज या वीसीपी एंट्रीज को देखते हैं तो ये मिनर विनी के एजम्पशन का बिल्कुल उल्टा है। स्टॉक रिटेलर के रडार में ही तब आता है जबकि वो टाइट हो चुका है। पुला मैगी इस दुनिया के इकलौते एग्जाम्पल है जिनका कैपिटल बेस बड़ा है और वो उसको बड़ा ग्रो कर सकते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग का वो है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, खुद को ऐसे प्लेस करना ताकि आपके हर मूव को आप उस सिंक में देख सकें, उस लिंक के साथ जोड़ के देख सकें, और उसका एक कंक्लूजन जब निकलेगा तो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट आएगा। राइट एंट्रीज का आप लोगों का क्वेश्चन था, कल मैं देख रहा था काफी लोगों ने ये पूछा था कि राइट एंट्रीज कैसे लेनी चाहिए, क्रिएटिव एंट्रीज कैसे लेनी चाहिए, और स्टॉप लॉस मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 3 तरीके से अप्रोच करते हैं, ठीक है। आज बेसिकली मैंने यहाँ पे इस तरह से सोचा है कि हम लोग राइट एंट्री को समझते हैं कि किस सिचुएशन में बनती, कैसे हम लोग और क्रिएटिव हो सकते हैं वहां पे, एंड देन वी विल गो टू सम डेटाबेस एंड वी विल सी कि स्टॉक्स जो हम लोगों के वर्क कर रहे थे उसमें हम लोगों के राइट एंट्रीज कहाँ पे बन रहे थे। इस तरह से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, राइट। एंड देन वी विल सी कि आपके क्वेश्चंस जो है उस हिसाब से हम लोग इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, राइट। जब हम लोग अप्रोच करते हैं राइट एंट्री को तो 3 बेसिक क्वेश्चन से करते हैं, व्हाई, व्हेन और हाउ, ठीक है। व्हाई राइट एंट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हेन किस समय वो जो एंट्री है वो किस समय हम लोगों के लिए एक्चुअली सही एंट्री फॉर्म होती है, और थर्ड पॉइंट इज हाउ, किस तरह की एंट्रीज जनरली जो टैक्टिकल पार्ट है, राइट। तो एक टैक्टिकल किसी भी चीज को जब हम लोग लर्न करते हैं जनरली मैं ये बोलूंगा कि 3 पार्ट्स होते हैं किसी भी चीज की लर्निंग के, राइट। द फर्स्ट पार्ट विच आई विल से इज अ बिगनर्स थ्योरी, राइट। बिगनर्स थ्योरी ये हो गई कि आपका वीसीपी क्या है फॉर एग्जाम्पल, या इस तरह के जितने क्वेश्चन है टाइट एंट्री कैसे लेनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये जितने भी नॉइस है ये सारा बिगनर्स थ्योरी है, राइट। देन कम्स द टैक्टिकल पार्ट, जो आप ये हाउ देख रहे हैं दिस इज द टैक्टिकल पार्ट, हाउ टू डू थिंग्स, राइट। टैक्टिकल में कुछ चीजें ऐसी होती है जहां आपको लेवरेजेस क्रिएट करने में हेल्प मिलती है, यानी कि जहां आपके रिसोर्स के अगेंस्ट आपका जो आउटकम है वो मल्टीपल्स में हो सकता है। And the third part of doing anything is the strategic thinking. Strategic thinking is the most neglected part, क्योंकि tactical part कोई भी चीज की लर्निंग में एक पॉइंट क्या होता है कि आपको डोपामिन रश बहुत मिलता है वहां पे। यदि मैं आपको कुछ ऐसी टैक्टिक्स बता दूं कि हाँ ये वाली टैक्टिक है ये आप ले लीजिए, तो आपको लगेगा कि नहीं मैंने कुछ नया सीखा और मुझे राइट अवे उससे बेनिफिट हो रहा है, राइट। जैसे राइट स्टॉप लॉसेज फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो वो लोगों के बीच पॉपुलर ज्यादा होता है, लोगों को पसंद ज्यादा आता है, लेकिन टैक्टिकल विदाउट स्ट्रेटेजिक थिंकिंग उसका कोई यूज नहीं है। नाउ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या होती है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में डोपामिन रश नहीं होता है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग यू कैन से इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, राइट। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि जब आप चेस खेलते हैं हर मूव आपका एक रिसोर्स होता है, राइट। हम लोगों के फर्स्ट कोर्ट में एक इंटरनेशनल मास्टर चेस के, उनका नाम कुशाग्र था, कुशाग्र भी ठाणे से है। तो उनके साथ मेरी डिस्कशन हो रही थी एक चेस के इस पे, तो उन्होंने ये कहा कि हर बोर्ड का हर पीस हर मूव जो आप ले रहे हैं वो एक रिसोर्स है, और आप इस तरह से अपने हर एक मूव्स को लेते हैं कि आपके ओपोनेंट के साइड एक परमानेंट वीकनेस क्रिएट हो जाए और आपको हल्का हल्का सा एडवांटेज एक्यूमुलेट होते रहे। तो इसी तरह से जब हम लोग ट्रेडिंग को इस नजरिए से देखते हैं, ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में बिट्स एंड पीसेस में चीजों को समझते हैं, या बिट्स एंड पीसेस में चीजों को समझ के अप्लाई करते हैं, उसको स्ट्रैटेजिक वे में अप्लाई नहीं करते। यदि आप कुला मैगी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो कुला मैगी के परफॉर्मेंस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो सबसे ज्यादा ये था कि जब उनको बहुत हाई रिस्क लेना था, राइट, ही वॉज नॉट फेयरफुल ऑफ टेकिंग दैट रिस्क, राइट। उन्होंने उस दौरान कई बार आप ये पढ़ेंगे उनके, मैं कुछ इसको शेयर करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये कुला मैगी का डीप डाइव था जो जेम्स
एक है उन्होंने किया था, एंड आई फाइंड कि डेटा काफी एक्यूरेट था। उन्होंने काफी उनके जितने वीडियोस थे वो सारे देखे थे, और उनके सारे अकाउंट के बैलेंसेस वगैरह देख करके उन्होंने ये डीप डाइव किया था। तो इसके डेटा को मैं अक्सर रेफर करता रहता हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग कि उनका प्रोग्रेस कैसे रहा। क्योंकि यदि आप उनकी एंट्री या टैक्टिक्स के पार्ट पे देखें तो वो वही टैक्टिक्स हैं जो हम लोग पढ़ते आए हैं या जो हम लोग ट्रेड करते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो मुझे यहाँ पे मिला वो था उनका 2-3 यहाँ पे अच्छे पॉइंट्स थे जो मैं देखना पसंद करता हूँ कि एक्चुअली इनका अकाउंट का प्रोग्रेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसा रहा, राइट। तो जब मैं जाता हूँ इन द स्टार्टिंग फेज, जब उन्होंने स्टार्ट किया, राइट, जब आप इसको पढ़ेंगे कई पॉइंट पे आपको ऐसा मिलेगा कि लॉस्ट 40% ऑफ माई पोर्टफोलियो इन 30 minutes, lost 30% of my portfolio in a few hours shorting, right? So it is kind of gamble in the start, right? नहीं तो वो $5,000 से कभी भी एक रीजनेबल अकाउंट तक नहीं पहुंचते। हम लोगों को वो देखने में गैम्बल की तरह लगता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। हम लोगों ने ये समझा है कि इस तरीके से अपने को रिस्क नहीं लेना चाहिए, और मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा, बिकॉज दिस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ रिस्क ऑफ रुइन। जो हम लोग गैम्बलिंग या लक पे चीजों को छोड़ नहीं सकते। लेकिन जब आप इनिशियल फेज में कुला मैगी के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस मिलेंगे व्हेन इट विल फील लाइक अ गैम्बल टू यू, टू सम एक्सटेंट एटलीस्ट। लेकिन उसी के प्रपोर्शन में उनके अकाउंट का ग्रोथ भी हुआ। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि $13,400 था, 9,000 पे चला गया, फिर 25,800 गया इन 1 month इटसेल्फ। तो आपका इस तरह का ग्रोथ भी पॉसिबल नहीं है यदि आप इस तरह से ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं उस पॉइंट पे, राइट। तो इसको जब आप इस डेटा को देखते हैं आपको काफी बार बहुत जगहों पे आपका जो बिलीफ है कुला मैगी के बारे में कि उन्होंने किस तरह से अपने अकाउंट को ग्रो किया, वो आपका बहुत चैलेंज होता है। मेरे लिए आज के डेट में ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कुला मैगी क्या सेटअप्स ट्रेड करते हैं, क्योंकि रफली हर कोर्स, हर वीडियो, हर एक जगह जहां भी हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने ये सीखा है कि हम लोगों को ये टाइट एरियाज बाय करने चाहिए, गैप अप बाय करना चाहिए, वो ईपी बाय करना चाहिए, वो रिवर्सल बाय करना चाहिए, राइट। हम लोगों को उतने ही सेटअप्स हैं जिसमें ये पूरी दुनिया घूम रही है। मेरे लिए आज के डेट में ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है कि कुला मैगी ने खुद को स्ट्रैटेजिकली कैसे प्लेस किया उन्होंने। क्योंकि यदि वो बहुत ज्यादा एक नॉर्मल एग्रेशन के साथ वो ट्रेड करते हैं, यदि वो बहुत एग्रेसिव भी होते हैं, वो गैम्बलिंग में नहीं भी जाते, तो वो $5,000 को $50,000 कर लेंगे मे बी 10 साल में। लेकिन वो कभी बढ़ के ए फ्यू मिलियन नहीं हो सकता है, ए फ्यू 100 million की तो बात ही छोड़ देनी चाहिए वहां पे। तो इसलिए मैं इस चीज को देखता हूँ कि उन्होंने खुद को कैसे प्लेस किया, और तब जब मैं उनको सुनता हूँ उनके वीडियोस को, तो मुझे हर पॉइंट का सेंस बनता है। जैसे हर पॉइंट के सेंस का मतलब है, जैसे वो बोलेंगे कि आप ऐसे स्टॉक्स को बाय कीजिए जो हाई एडीआर का है। द रीजन इज क्योंकि वो टाइम के अगेंस्ट लेवरेज क्रिएट करें, हाई एडीआर के स्टॉक्स तुरंत टारगेट पे जाएंगे या तुरंत स्टॉप लॉस हिट करेंगे, राइट। तो जब आप इस तरह से जब आप किसी के वर्क को देखते हैं तो सिर्फ ये मत देखिए कि वो क्या बाय कर रहा है, राइट, वो कैसे बाय कर रहा है, उसके टैक्टिकल पार्ट्स क्या, ये मत देखिए। ये देखिए कि उसका स्ट्रैटेजिक थिंकिंग क्या है। कोई भी जो हाई अचीवर है उसमें हमेशा आपको कम से कम, जो जीरो से हीरो वाले केसेस है कुला मैगी टाइप के, उसमें आपको हमेशा एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग नजर आएगी कि उन्होंने एक चीज तय किया कि $5,000 से मैं एक सामान्य ग्रोथ के साथ नहीं जा सकता हूँ, और मैं कहीं नहीं पहुंचूंगा $5,000 से। यदि मैं उसको बहुत एग्रेसिवली ट्रेड करता हूँ, ओनली देन आई विल गेट अ गुड बेस टू बिल्ड अपॉन, राइट। क्योंकि ट्रेडिंग में दो तरह की चीजें होती है, या तो आप हाई कैपिटल पे मीडियोकर, मतलब मीडियम ग्रोथ कर सकते हैं, उसको 20% साल में बना लिया, 30% बना लिया, दैट इज गुड इनफ। या आप एक छोटे कैपिटल को फास्ट ग्रो कर लेते हैं, आपने 200% इंक्रीज कर लिया, राइट। अब ये दो सिचुएशन में सबसे अच्छा या सबसे डिफिकल्ट टास्क ये कि आप एक बड़े कैपिटल को बड़ा ग्रो कर सकें। पुला मैगी इस दुनिया के इकलौते एग्जाम्पल है जिनका कैपिटल बेस बड़ा है और वो उसको बड़ा ग्रो कर सकते हैं, जहां पे आप ये बोलेंगे कि उनकी रियल एबिलिटी है कि वो एक बड़े कैपिटल बेस को बड़ा ग्रो कर सकते हैं। और वो बड़ा कैपिटल बेस जो उन्होंने बनाया वो भी पैसा डाल के नहीं बनाया, पैसा ट्रेडिंग से कमा के बड़ा कैपिटल बेस किया है और उसको वो बड़ा ग्रो करने में कामयाब रहे। दैट इज द बिगेस्ट थिंग जो हम लोग कुला मैगी से लर्न करते हैं। ऑन द अदर हैंड साइड जब हम लोग देखें सबसे वर्स्ट काइंड ऑफ ट्रेडर क्या हो सकता है, राइट, जिसके पास कैपिटल बेस छोटा हो और वो उसको फास्ट ग्रो भी नहीं कर रहा, वो उसको थोड़ा ग्रो कर रहा, राइट। और मैं बोलूंगा कि ट्रेडिंग में 100 पीपल जो है उसमें से 95 पीपल से भी ये कहते हैं कि पैसा लूज करते हैं। मैं बोलूंगा ये कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि वो स्टॉप लॉस लगाने लगे तो पैसा लूज नहीं होगा उनका और वो सारा इवन आउट हो जाएगा। उससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि 100 में से 95 या ये कह सकता हूँ कि 99 लोग इस स्मॉल कैपिटल
और स्मॉल ग्रोथ की दुनिया में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाते कि उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट कितना आएगा। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग का वो है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, खुद को ऐसे प्लेस करना ताकि आपके हर मूव को आप उस सिंक में देख सकें, उस लिंक के साथ जोड़ के देख सकें, और उसका एक कंक्लूजन जब निकलेगा तो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट आएगा। यदि लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा है देन आप ट्रेडिंग में सिर्फ समय पास कर रहे हैं और कोई फायदा नहीं हो रहा है उसको। राइट, जब हम लोग एंट्रीज को भी अप्रोच करते हैं तो आप दो तरह से ट्रेडिंग करते हैं, या तो आप चार्ट ट्रेड करते हैं या आप अपने पीएनएल को ट्रेड करते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि सिर्फ चार्ट ट्रेड करके आप कहीं नहीं पहुंचेंगे अपनी लाइफ। आपको अपने पीएनएल को ट्रेड करना है, आपको ये ट्रेड करना है कि जो इम्पैक्ट जितनी बार भी आप सक्सीड कर रहे हैं, जो इम्पैक्ट निकले वो आपकी लाइफ के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट लेके आए। इसलिए हम लोग जब एंट्रीज को देखते हैं तो हम लोग सिर्फ चार्ट ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने पीएनएल को बेसिकली ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जब हम लोग राइट एंट्री पे जाते हैं तो हम लोग 3 पॉइंट में इसको समझेंगे, व्हाई, व्हेन एंड हाउ। राइट, हाउ इज द टैक्टिकल पार्ट, व्हाई इज टू अंडरस्टैंड, जो आपको ये समझना है कि राइट एंट्री को हम लोग कैसे स्ट्रैटेजिक प्लेसमेंट कर सकते हैं और क्यों राइट एंट्री एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट होती है, और कब कब हम लोगों के टैक्टिक्स एक्चुअली काम आते हैं। क्योंकि राइट एंट्री के तौर पे बहुत सारी चीजें आती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, उसके ऊपर गया तो बाय कर लो, ये ऐसे कर लो वैसे कर लो, वो कोई तरह का पिवट आ जाएगा, पता नहीं बहुत सारी चीजें हैं इसमें। राइट, और वो उसमें से 99% थिंग्स जो है वो नॉनसेंस है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग वाई से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग व्हेन और हाउ तक पहुंचेंगे, ताकि हम लोग सारी चीजों को स्ट्रक्चर कर सके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। राइट, सो द फर्स्ट पॉइंट वाई में क्या होता है कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो दो की क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है द राइट अपॉर्चुनिटी, आपका राइट अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है या नहीं, पहला क्वेश्चन। दूसरा दूसरा पॉइंट है कि उस राइट अपॉर्चुनिटी का राइट मैनेजमेंट क्या होगा। राइट अपॉर्चुनिटी इज मोर अबाउट चार्ट, राइट मैनेजमेंट इज मोर अबाउट पीएनएल। ठीक है, क्या अपने पीएनएल को कैसे प्लेस करेंगे ताकि वो आपका डिजायर्ड आउटकम आपको निकाल के दे सके। ठीक है, तो ट्रेडिंग के अंदर एक राइट अपॉर्चुनिटी एक ट्रेडर के लिए और इन्वेस्टर के लिए वेरी करती है। एक ट्रेडर के लिए राइट अपॉर्चुनिटी, राइट स्टॉक, राइट सेटअप और राइट एंट्री है। राइट स्टॉक यानी कि जो चीज ऊपर बढ़ रही हो, दैट इज व्हाट क्रिएट्स अ राइट स्टॉक। सबसे सिंपल यदि मैं शब्द में बोलूं तो जो चीज जिस चीज का प्राइस बढ़ रहा है दैट इज अ राइट स्टॉक। अब वो बढ़ इस तरह से रहे कि एक 5 साल के बच्चे को आप दिखाएं तो वो बोले कि हाँ ये स्टॉक जो है ये प्राइस में अप्रिशिएट हो रहा है और ये एक ट्रेंड है। राइट, उतना जब वो क्लियर हो तो दैट क्रिएट्स अ राइट स्टॉक। राइट सेटअप क्यों? क्योंकि जब प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ सप्लाई। सप्लाई किस तरह की होती है? दो तरह की सप्लाई होती है। हर आदमी ओवरहेड सप्लाई के बारे में जानता है कि कुछ लोग फंसे हुए हैं और वो सेल करेंगे। अब यहाँ क्या होता है कि जब हम लोग ओवरहेड सप्लाई का पॉइंट डिस्कस करते हैं तो हम लोग एक इंपॉर्टेंट सप्लाई को भूल जाते हैं। सो कंसिडर कि एक स्टॉक ऊपर जा रहा है। स्टॉक ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि वैल्यू है और लोगों का ये बिलीफ है कि प्राइस जो है वो अपने वैल्यू को मीट करेगी, इसलिए प्राइस ऊपर जा रहा है। राइट, जब वो ऊपर जाता है तो क्या होता है कि नीचे जिन लोगों ने बाय किया है वो लोग स्टॉक को बेचना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास इतना प्रॉफिट हो चुका है कि वो उसको होल्ड नहीं कर सकते। उनको फियर है कि मैं पैसा गंवा दूंगा। और ऐसा जब बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि उनको ये फियर डेवलप हो जाता है कि अब हम लोगों का पैसा चला जाएगा। अभी रिसेंटली मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि विनर्स को होल्ड करना इतना डिफिकल्ट, दैट इज द, ये क्वेश्चन ही इस चीज को आंसर करता है कि ऊपर जाने के बाद सप्लाई क्यों आती है। क्योंकि बहुत सारे लोग विनर को होल्ड करना डिफिकल्ट पाते हैं, और चूंकि वो विनर को होल्ड करना डिफिकल्ट पाते हैं और ऐसा बहुत सारे लोग पा रहे हैं, यानी जितने लोग स्टॉक में लॉन्ग हैं वो सारे एक समय पे ये पा रहे कि मैं और इस स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये इतना ऊपर भाग गया है कि ये पुल बैक करेगा। तो अब ये जितने लोग इस तरह का फील कर रहे हैं वो बेचते क्यों नहीं है? वो बेचते इसलिए नहीं क्योंकि उनको लगता है कि यदि मैंने 100 रुपए पे खरीदा, 150 रुपए चला गया, और यदि वो 250 रुपए चला गया तो मैं बहुत बेवकूफ सा खुद को महसूस करूंगा। ये ग्रीड नहीं है, ये फियर है, ये ईगो है कि मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। ऑन द अदर हैंड साइड ये लोग सबसे ज्यादा फ्रिजाइल भी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके टारगेट्स 120 रुपीज भी थे। 120 थी, 120 का टारगेट था, 150 स्टॉक गया, उसके बावजूद वो बेच नहीं रहे क्योंकि प्राइस जो है वो और ऊपर चली जाएगी तो वो बेवकूफ खुद को महसूस करेंगे। लेकिन जब स्टॉक गिरेगा तो वो स्टॉक को होल्ड भी नहीं कर पाएंगे। होल्ड इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको लगेगा कि 150 गया और मैंने नहीं बेचा तो मैं कैसा बेवकूफ आदमी हूँ।
तो वो बेसिकली ये करना चाहते हैं कि मार्केट के फीडबैक को अपने टैलेंट पे या अपने स्किल्स पे फीडबैक मानते हैं, और दोनों साइड ये कोशिश करते हैं कि एक रैंडम चीज को वो साध सके इस तरह से कि स्टॉक उनके बेचने के बाद ऊपर भी ना जाए और उनके बेचने के बाद जो है वो मतलब और ऊपर जाए जब तक तब तक वो स्टॉक में लॉन्ग रहे। दोनों काम करना चाहते हैं और इसमें सबसे ज्यादा चीजें बैकफायर करती है कि जितने लोग हैं जो फेयरफुल है और जो इस समय में बेचना चाहते हैं लेकिन बेच नहीं पा रहे, जिनके टारगेट मीट हो गए, उनकी तादाद यहाँ पे बहुत बढ़ जाती है जब प्राइस ऊपर जाता है। और हर एक बार जो स्ट्रॉन्ग है वो उनके इस बिलीफ में और ऐड कर रहा है और फियर को ऐड कर रहा है उस सिचुएशन। इस वजह से एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां वो लोग बेचने पे मजबूर होंगे। इस कंसेप्ट को हम लोग बोलेंगे बिल्टअप सप्लाई, यानी कि लोगों के अंदर सेलिंग का, बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉफिट में वो बेचना चाहते हैं। बिल्टअप सप्लाई स्टॉक के अप्रिशिएशन से डेवलप होती है, ओवरहेड सप्लाई स्टॉक के करेक्शन से डेवलप होती है। करेक्शन से क्यों डेवलप होती है? क्योंकि वहां पे लोग यहाँ पे एंट्री लेके बैठे हुए, जबकि बिल्टअप सप्लाई वाले नीचे से एंटर करके बैठे हुए, और चूंकि वो नीचे से करके बैठे हुए तो प्रॉफिट होने के बाद वो बेच रहे हैं, इसलिए प्राइस पुल बैक कर रही है। और वो जो पुल बैक कर रही है तो इस बिल्टअप सप्लाई को बाहर कर रही है। ऑन द अदर हैंड साइड जो ओवरहेड सप्लाई वाले हैं उन्होंने ऊपर बाय किया स्टॉक को, ये सोच के कि वो ऊपर जा रहा और जाएगा, और यहाँ ये होता है कि स्टॉक जब पुल बैक कर रही है तो वो ड्रॉ डाउन में है, वो नीचे आ गए हैं, अंडर वाटर हो गया उनका पोजीशन, इसलिए वो ओवरहेड सप्लाई में कन्वर्ट होता है। तो ये पॉइंट याद रखना है, स्टॉक ऊपर जाएगा तो आपका बिल्टअप सप्लाई बनाएगा, नीचे आएगा आफ्टर एन एडवांस तो वो आपका बेसिकली ये बनाएगा कि वो आपका ओवरहेड सप्लाई बनाएगा। यहाँ एक पॉइंट याद रखना है, ट्रेडिंग के 99% पीपल एक गलती करते हैं, वो रेंजेस के दौरान इन चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। रेंजेस में ये कोई भी स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता है। अभी कुछ दिन पहले नेटफ्लिक्स पे एक शो आया था बैड बॉयज बिलेनियर्स करके, और उसमें सत्यम कंप्यूटर्स के मालिक के ऊपर एक एपिसोड था। तो लास्ट के कुछ दिनों में मैं देख रहा था कि काफी चर्चा हो रही है उसके बारे में। तो एक पर्सन थे, मैं पर्सन का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने ये क्लेम किया कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, राइट। और उस क्लेम में वो कहते हैं कि सत्यम कंप्यूटर के गिरने से पहले एक हेड एंड शोल्डर बना था, ठीक है। अब वो हेड एंड शोल्डर कहाँ दिखा रहे हैं वो मैं भी आपको दिखाना चाहूंगा। वो इस रेंज में हेड एंड शोल्डर मार्क कर रहे हैं बेसिकली। ये जो रेंज है इसमें उनका कहना है कि ये आपका एक शोल्डर हो गया, ठीक है। आई थिंक वो वीकली चार्ट पे थे। उनका ऐसा कहना है कि ये उनका एक शोल्डर हो गया, है ना, ये उनका लेफ्ट साइड का शोल्डर हो गया, ये राइट साइड का शोल्डर हो गया, और ये बीच का आपका हेड एंड शोल्डर बन गया। इसको वो मार्क कर देंगे। अब इस सारे एनालिसिस का सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है? राइट, हेड एंड शोल्डर इज अ मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकर। बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, जब स्टॉक आपका एक लाइन में हायर हाइज हायर लोज बनाती हुई ऊपर जा रही है, राइट। तो आप जनरली ये देख रहे हैं कि आपका एक क्लियर डिमांड का पैटर्न बन रहा है, और जब भी ये हायर हाई हायर लो का सीक्वेंस आपका ब्रेक होता है तो आप देखते हैं कि कोई भी पैटर्न बनता है। आप जितने कंटिन्यूएशन रिवर्सल पैटर्न है सारे चार्ट्स उठा लीजिए, जितने भी बुक्स है, आपको हमेशा दिखेगा कि जब भी आपका हायर हाइज एंड हायर लोस का सीक्वेंस डिस्टर्ब हो रहा है देन ओनली द पैटर्न्स आर फॉर्म, राइट। जैसे डबल टॉप बोलेंगे तो वो इक्वल इक्वल टॉप्स बने इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ हायर हाई, तो वो डबल टॉप बनता है। तो हेड एंड शोल्डर में क्या होता है कि जब आपका हायर हाई हायर लो का सीक्वेंस बन रहा है उसमें आपकी सिचुएशन ये कि स्टॉक पहली बार आपका ऊपर गया, इक्वल लो बना रहा है, राइट। अब इक्वल लो इज द फर्स्ट एबनॉर्मल थिंग दैट हैपेंड हियर, है ना। इक्वल लो क्या हो गया, आपका पहला एबनॉर्मल थिंग है जो हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपका करेक्शन इतना डीप हो गया जो पहले नहीं हो रहा था कि वो नीचे तक आ गया, राइट। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि ये सफिशियंट नहीं है इस चीज को कहने के लिए कि प्राइस रिवर्स हो जाएगी इक्वल लॉस होने के बावजूद भी, यानी इस करेक्शन में आपने चेंज इन कैरेक्टर देखा, राइट। लेकिन जब आपका जो फॉलो थ्रू में जब आपका बाउंस आया वो जब वीक होता है और वो एक लोअर हाई बना देता है आपका, और उसके बाद वो नीचे जाके कोई सो कॉल्ड नेकलाइन को ब्रेक कर देता है, तो उसको लोग हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, क्योंकि वो आपके सीक्वेंस को खराब कर रहा है, आपको सेलिंग का प्रेशर शो कर रहा है, और आपको बेसिकली सारी चीजें जो इंस्पायर होती है वो वाइकऑफ के चेंज इन कैरेक्टर से हो रही है। यहाँ तक यदि हम लोग एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें तो डिमांड का कैरेक्टर है, और कैरेक्टरिस्टिक चेंज इस लेग के साथ स्टार्ट हुआ है, और इस लेग के साथ आपका ये कैरेक्टरिस्टिक चेंज कंफर्म, राइट। तो हेड एंड शोल्डर को यदि आप समझना चाहते हैं तो ये उसका पैटर्न जो मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से समझना चाहिए। लेकिन अब जब हम लोग यहाँ आते हैं
तो हम लोग देखते हैं कि ये एक पैटर्न जो है, ये पैटर्न को सेपरेटली मेजर करना चाहते हैं, इसमें पीछे कोई अप ट्रेंड नहीं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये स्टॉक रेंज में है, और ये रेंज क्यों है ये भी जानना जरूरी है। इस रेंज के लिए मैं आपको दिखाऊंगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, ये जो आपका रेंज है ना, इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन इसको कहाँ से देखेंगे, इसको हम लोग देखेंगे निफ्टी निफ्टी 50 के चार्ट पे, राइट, निफ्टी 50, राइट। अब ये आपका चार्ट है निफ्टी 50 का, ये पीरियड है आपका 2008 का मार्केट क्रैश, राइट। जिस समय सत्यम कंप्यूटर में वो हेड एंड शोल्डर देख रहे हैं, वो हेड एंड शोल्डर देख रहे हैं जिसका ब्रेकडाउन आपका हो रहा है रफली यहाँ पे, राइट, जो है आपका अक्टूबर का पीरियड है। और अक्टूबर के पीरियड में यदि हम लोग निफ्टी को देखें तो आपका निफ्टी लगभग डेसिमेट हो चुका है, बिल्कुल ऊपर से 6400 के प्राइस से गिर करके 2600 के प्राइस पे आ गया। तो टेक्निकली यदि वो कहते हैं कि जो स्कैम था उससे पहले आपने वीकनेस देखी, काउंटर क्वेश्चन ये है कि क्या ये वाकई में वीकनेस थी या ये रिलेटिव स्ट्रेंथ था, राइट। वो क्लेम करते हैं कि स्कैम की वजह से प्राइस वाज डिस्काउंटिंग दैट स्कैम, राइट। द रियलिटी इज कि प्राइस कोई ऐसी चीज को डिस्काउंट ही नहीं कर सकता है जिसके बारे में लोगों को मालूम ना हो, राइट। एंड द स्टॉक वाज इंस्टेड शोइंग रिलेटिव स्ट्रेंथ, जिसमें उन्होंने पैटर्न को इमेजिन कर लिया कि पैटर्न बन रहा है, क्योंकि रेंज के अंदर आप थाउजेंड्स ऑफ सच पैटर्न्स इमेजिन कर सकते हैं। इसलिए जब भी चीजें हम लोग देखें तो हमेशा ये याद रखना है, रेंज का बिहेवियर, रेंज का कैरेक्टर एकदम डिफरेंट है। रेंज में कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, हर डेफिनेशन, हर पैटर्न और हर वैलिड कंसेप्ट जो है वो सिर्फ ट्रेंडिंग स्टॉक्स में अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो इसी में अप्लाई होगा, और कोई दूसरी जगह अप्लाई नहीं हो सकता है। रैंडमनेस में वो अप्लाई नहीं होता है कोई भी कंसेप्ट, राइट। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है, कोई पैटर्न वहां पे बन नहीं सकता आपका, राइट। तो अब राइट स्टॉक, राइट सेटअप और राइट एंट्री, ये तीन पार्ट थे। हम लोग यहाँ पे थे डिस्कशन में, जहां हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों का यहाँ पे ओवरहेड सप्लाई और बिल्टअप सप्लाई किस तरह से फॉर्म हो रही है। जब तक स्टॉक ट्रेंड में नहीं होगा तब तक आपकी बिल्टअप सप्लाई नहीं बनेगी, तब तक आपकी ओवरहेड सप्लाई नहीं बनेगी, क्योंकि कोई रेंज में स्टॉक को बाय करना नहीं चाहेगा। इन दैट पॉइंट लोग हायर प्राइस पे स्टॉक को तभी बाय करते हैं और तभी फंसते हैं जब उनको एक राइट स्टॉक का बायस होता है उसके अंदर, राइट। तो अब हम लोग वापस आते हैं माइंड मैप, राइट। बेसिकली मार्केट में तीन मेजर ड्राइविंग फोर्सेस है ना। वैल्यू, वैल्यू की वजह से आपका स्टॉक ऊपर होता है। व्हाट ड्राइव्स द डिमांड, स्टॉक क्यों ऊपर जाता है, बिकॉज वैल्यू ड्राइव्स द डिमांड, राइट। तो राइट एंट्री में तीन पार्ट्स है, राइट स्टॉक, राइट सेटअप, राइट एंट्री। इसमें जो राइट स्टॉक का पार्ट है वो वैल्यू से ड्राइव होता है। वैल्यू ये लोग क्यों बाय करेंगे, आप एक स्टॉक को क्यों बाय करेंगे, या कोई भी इन्वेस्टर एक स्टॉक को क्यों बाय करेगा, उसका सिंपल रीजन है कि वो प्राइस और वैल्यू का मिसमैच देख रहा है और उसको लग रहा है कि अभी वो गैप फिल होने वाला है, राइट। अब इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अश्वत्थ दामोदरन 2 पॉइंट कहते हैं, वो कहते हैं कि आपका गैप है या नहीं है। वैल्यू प्राइस, हर इन्वेस्टमेंट थ्योरी के पीछे दो मेजर की क्वेश्चंस होते हैं, आपका वैल्यू प्राइस का गैप है या नहीं है, और दूसरा की क्वेश्चन ये है कि क्या वो गैप फिल होगा, और तीसरा क्वेश्चन ये, तीन क्वेश्चन उन्होंने बाद में कर दिए दो के बाद। तो थर्ड क्वेश्चन ये कि क्या वो गैप अभी फिल होगा, राइट। तो क्या आपका वैल्यू प्राइस का गैप है, क्या वो गैप आपका फिल हो सकता है, और क्या वो अभी तुरंत फिल हो सकता है। ये तीन क्वेश्चन आपकी हर इन्वेस्टमेंट थ्योरी के पीछे के कोर बेसिक क्वेश्चन है, राइट। तो आपका जो थ्री ड्राइविंग फोर्सेस है उसमें से पहला फोर्स है वैल्यू, विच ड्राइव्स डिमांड। कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी अदर पर्सन, कोई भी वैल्यू इन्वेस्टर या कोई भी मेजर मार्केट फोर्स जो है वो पैटर्न्स की वजह से स्टॉक को बाय नहीं करते। वो स्टॉक को तब बाय करेंगे व्हेन देयर इज अ प्राइस एंड वैल्यू का गैप है, वो गैप फिल हो सकता है, और वो गैप जो है वो अभी तुरंत फिल हो सकता है। ये तीन चीजें जब मैच होती है तो एक आदमी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, एक इंस्टीट्यूशन स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। तो वैल्यू इज योर फर्स्ट फोर्स, फर्स्ट मेजर ड्राइविंग फोर्स, जिससे आपका बेसिकली राइट स्टॉक बनता है। द सेकेंड ड्राइविंग फोर्स इज पार्टिसिपेशन डिस्काउंट। Now, participation discounting may sounds like a fancy word, right? लेकिन इसका ये बहुत ही एप्ट वर्ड है, और ये वर्ड आपके बारे में आप पढ़ना चाहे तो अननोन मार्केट विजार्ड में जो जेसन शैपिरो वाला चैप्टर है उसको पढ़िए। उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने ये वर्ड क्वाइट किया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आप समझते हैं। मैं अभी पार्टिसिपेशन डिस्काउंटिंग के बहुत सारे डेप्थ में हम लोग इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं, लेकिन आज उसके लिए एक इनफ टाइम नहीं।
हम लोग कभी और समझेंगे उसको। इसलिए अभी बेसिक पॉइंट एक इजी वर्ड के साथ इसको समझते हैं, विच इज सप्लाई एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यानी आपके जितने भी सेलर्स थे उनकी सप्लाई एब्जॉर्ब हो गई है, यानी ये जो करेक्शन होगी या कंसोलिडेशन होगी, इसके जरिए नीचे जो लोग जिन लोगों ने बाय किया उनकी सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है। दैट क्रिएट्स अ सप्लाई एब्जॉर्प्शन, दैट क्रिएट्स अ पार्टिसिपेशन डिस्काउंटिंग। अभी के लिए हम लोग इतने डेप्थ तक जाते हैं इसमें। ठीक है, और थर्ड जो मेजर ड्राइविंग फोर्स है विच इज इंटेंसिटी, कोई ऐसी सिचुएशन जहां बहुत सारे इमोशनल रिएक्शन ट्रिगर होते हैं, जहां बहुत सारी एक जो क्राउड है वो एक प्रकार से बिहेव करने में के लिए फोर्स होती है। जैसे स्टॉक बहुत फास्ट भाग रहा है यदि, तो जितने भी क्लाइमैक्टिक एक्शंस होते हैं उसमें वो क्राउड एक जैसा बिहेव करेगी। यदि आपका स्टॉक बहुत तेजी से गिर रहा है तो आपका सारा क्राउड एक जैसा बिहेव करेगा। तो सर्टेन एरियाज जब आपके इमोशन बहुत इंटेंस होते हैं, जैसे पॉलिटिक्स में भी आप देखें, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो सबको यदि आप यूनाइट करके सेंटर में मेजोरिटी चाहते तो आप इसलिए नहीं चाह सकते क्योंकि वो इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे, वो विकास पे कभी डिसीजन नहीं कि विकास के लिए वो वोट करेंगे और उसकी वजह से वो नया लीडर चुनेंगे फुल मेजोरिटी के साथ में। वो हमेशा, यदि आप भारत के सारे इलेक्शन के इतिहास को देखेंगे, हमेशा फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट्स तब आई है जब भी कोई मेजर इमोशनल फैक्टर उनको उसके लिए फोर्स कर रहा है। जैसे शुरू के 30 साल में आप देखें कांग्रेस का इलेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन था इंडिपेंडेंस के मूवमेंट में। उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, देश की हालत खराब थी तो, और जेपी का आंदोलन था तो आपकी सरकार चली गई वहां पे जो कांग्रेस वाली थी, क्योंकि अगेन इमोशन था। फिर मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी को अरेस्ट कर दिया तो वापस इमोशन ट्रिगर हुआ, मोरारजी देसाई चले गए। उसके बाद आपकी 1984 में राजीव गांधी की सरकार बनी। उसके बनने का कारण ये था कि इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया तो बहुत बड़ी मेजोरिटी मिली, क्योंकि अगेन इमोशनल वेव है। यदि आप राम मंदिर आंदोलन को देखें, अगेन इमोशनल वेव है जिसने बीजेपी को बेसिकली सीट्स दी और उसको एक मेजर फोर्स के तौर पे ये किया। और उसके बाद एक 25-30 साल का पीरियड रहा जबकि कोई गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं आई। यदि आप 2014 में देखें, अगेन एक आंदोलन था, लोगों के अंदर बहुत निराशा थी, तो एक शेयर्ड कॉमन इमोशन था। 2019 देखिए, पुलवामा का अटैक हुआ था आपका, तो हमेशा फुल मेजोरिटी जब भी मिली है तो वो इसलिए मिली है क्योंकि कोई इमोशनल रिएक्शन है उसके पीछे। ये इमोशनल रिएक्शन स्टॉक मार्केट में भी होता है। स्टॉक मार्केट में मेनी पीपल, बहुत सारे लोग एक साथ इसलिए वर्क कर पाते हैं जब भी इंटेंसिटी एक साथ क्रिएट हो जाती है, एक जैसा फियर होता है, एक जैसे रीजंस होते हैं, तो वो एक तरीके से वर्क करते हैं। इसको हम लोग कलेक्टिव विजडम बोलेंगे, राइट? ठीक है, अब राइट एंट्री क्या करती है, तो हम लोग जब सेटअप देखते हैं, वैल्यू से मैंने ये पॉइंट आपको समझाया कि व्हाट ड्राइव्स द स्टॉक। ठीक है, स्टॉक के प्राइसेस, राइट स्टॉक क्या बनाता है, राइट सेटअप कैसे बनता है, वो पार्टिसिपेशन डिस्काउंटिंग से बनता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आज का हम लोगों का की कंसेप्ट है, दैट इज राइट एंट्री। और राइट एंट्री क्या है बेसिकली, यदि हम लोग राइट एंट्री को देखें तो व्हाट, हम लोग राइट एंट्री को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिफाइन करते हैं। दो दो बिलीव्स है जिसके ऊपर, या एक बिलीफ के दो पार्ट है जिसके ऊपर हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। बिलीफ का पहला हिस्सा है इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ दैट डिमांड विल रिज्यूम और कंटिन्यू। पहला हिस्सा है इस बिलीफ का कि आपका जो डिमांड था वो इमर्ज हो सकता है, रिज्यूम हो सकता है, या कंटिन्यू हो सकता है। ये तीनों वर्ड में अंतर है। डिमांड चल रही है, वो कंटिन्यू कर सकती है चलना आपके फेवर में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं इसके ऊपर बाद में आऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों की एंट्री टैक्टिक्स डेवलप करें, बिल्ड की। डिमांड जो चल रही थी लेकिन अभी पॉज हो चुकी है, वो आपकी रिज्यूम हो सकती है, दैट इज द सेकेंड पार्ट, राइट। और जो डिमांड आपकी नहीं है वो इमर्ज हो सकती है। तो तीन ही कंडीशन में आपकी राइट एंट्रीज बनेगी, जब आपको ये यकीन हो कि डिमांड आपकी रिज्यूम कर सकती है, कंटिन्यू कर सकते हैं, या आपकी डिमांड इमर्ज हो सकती है। लेकिन इसमें एक कैविएट है। कैविएट क्या है कि ये जो रिज्यूम हो, कंटिन्यू हो या इमर्ज हो, वो एक एडवर्स वोलेटिलिटी एक सीमा के बियॉन्ड प्रोड्यूस किए बिना, राइट। वाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका कारण ये है कि इन्वेस्टर्स के लिए राइट अपॉर्चुनिटी इज इक्वल टू राइट स्टॉक। यदि आपका राइट स्टॉक है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे जाएगा एंड इट कैन स्टिल वर्क इन योर फेवर। तो उनके राइट बिलीफ्स जो होते हैं राइट स्टॉक के, उसके बाद वो 20-25% तक भी ड्रॉ डाउन ले सकते जब तक कि उनका थीसिस वैलिड है वहां पे। ठीक है, लेकिन एक ट्रेडर के लिए प्रॉब्लम क्या है कि एक चार्ट जिसमें एक ट्रेंड चल रहा है, एक ट्रेंड आपका कितना भी नीचे आ सकता है और स्टिल वैलिड हो सकता है।
समझिए कि एक ट्रेंड ऐसे आपका चल रहा है, राइट। उसके ट्रेंड को इनवैलिडेट करने के लिए आपको यहाँ पे कम से कम, यदि मैं मिनिमम में बोलूं एक ट्रेड के अंदर, तो आपको कम से कम 15 से 20% मूवमेंट की जरूरत है यहाँ से यहाँ तक। उसके बावजूद भी वो ट्रेंड इनवैलिड होगा या नहीं होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका अदर सिचुएशंस कैसी है। यानी एक स्टॉक में ट्रेंड रिज्यूम कर सकता है वापस, आपका राइट स्टॉक स्टिल वैलिड हो सकता है, स्टिल चल सकता है आपके फेवर में, यदि वो ट्रेंड जो है वो आपका इवन आफ्टर 15 और 20% और इवन 25% पुल बैक के बाद भी वो चल सकता है। बट एज अ ट्रेडर हम लोग 20 या 25% तक का स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने राइट एंट्री क्रिएट करने की कोशिश की, जहां अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग स्टॉक को ऐसी जगह बाय करें जहां से स्टॉक हम लोगों की इच्छा के ऑपोजिट वोलेटिलिटी दिए बिना, हम लोगों के स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करते हुए वो स्टॉक ऊपर चला जाए। यानी ज्यादातर 90% ऑफ फेलियर्स जो आपके जर्नल में है वो एक राइट स्टॉक का फेलियर नहीं है, आपको स्टॉप आउट करके स्टॉक ऊपर जाएगा, वो सेटअप का फेलियर नहीं, आपका सेटअप स्टिल बना रहेगा, लेकिन आपका जो बेसिक पॉइंट है वो एक एंट्री का फेलियर है। आपने एंट्री ली, प्राइस नीचे आया और ऊपर की तरफ वापस टर्न, आप स्टॉक आउट। तो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एंट्री के ऊपर आपके पूरे ट्रेड का सारा दारोमदार एंट्री के ऊपर है, और चैलेंज यहाँ पे एंट्री के पार्ट पे ये है कि स्टॉक को एक सर्टेन वोलेटिलिटी तक नीचे आए बिना आपके फेवर में काम करना चाहिए, और ये ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी डिफिकल्टी को क्रिएट करता है। ठीक है, तो अब जब हम लोग ये कहते हैं, दोनों दोनों जो हम लोगों के बिलीफ्स हैं उसको हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। is based on a belief that the demand will resume or continue or emerge। मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ, demand will resume, continue or emerge, right, and it will resume, continue or emerge without producing an adverse volatility। ये दो यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब डिमांड, हम लोग जो सोचते हैं कि डिमांड कंटिन्यू होगी, रिज्यूम होगी या इमर्ज होगी, उसके पीछे आपकी की रीजंस क्या है? तो दो की रीजंस है। पहला है एक्सेसिव डिमांड। जब आप डिमांड कंटिन्यूएशन देखना चाहते हैं तो ऐसे सेटअप्स देखते हैं जहां आपकी काफी ज्यादा डिमांड है। यदि आपका एक स्टॉक बहुत तेजी से भाग रहा है, आप एक स्टूपिड एंट्री भी लेंगे, एकदम खराब एंट्री भी लेंगे, पैसा फेंक भी देंगे, तो भी स्टॉक आपका एडवर्स वोलेटिलिटी प्रोड्यूस किए बिना आपके फेवर में जा सकता है और आपको एक एंट्री मिल सकती है। इसके पीछे मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा जो विलियम ओनील के जो कुछ सेटअप्स हैं, जैसे आप देखेंगे कप विदाउट हैंडल, राइट। तो कप विदाउट हैंडल का जो आपका सेटअप है उसमें ओनील क्या कहते हैं कि आपको कोई राइट एंट्री के लिए वेट करने की जरूरत नहीं। वैसे भी ओनील की एंट्री के पार्ट पे उनका काम थोड़ा वीक था, ओनील का, उसको काफी हद तक मिनर्विनी ने इंप्रूव किया। उनका कहना है कि यदि कप विदाउट हैंडल बन रहा है तो आपको सिंपल यहाँ से लेफ्ट साइड से एक लाइन ड्रॉ करनी है, और ये जब क्रॉस करे तो आपको बाय कर लेना है। जैसे कि अभी हम लोग यदि जाते हैं ग्लोबस स्पिरिट में तो ये चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यदि मैं ग्लोबस स्पिरिट में आपको 2021 के पार्ट पे ले जाऊं जहां की वो कप बना था विदाउट हैंडल, तो हम लोग इस चीज को देखते हैं। ये देखिए, ये एक उनका कप विदाउट हैंडल का फॉर्मेशन था। इसमें इकलौती एंट्री जो आप ले सकते हैं वो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने इस डिमांड पे एंट्री ले ली। बहुत खराब एंट्री है आपकी, बिल्कुल स्टूपिड एंट्री, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है कि आपके अगेंस्ट एडवर्स वोलेटिलिटी प्रोड्यूस किए बिना स्टॉक ऊपर चला जाएगा उस पॉइंट पे। तो यहाँ हम लोग जब एक्सेसिव डिमांड है तो वहां हम लोगों की पहली वैलिड एंट्री बनती है जहां दोनों कंसेप्ट हम लोगों के वैलिडेट होते हैं। डिमांड को रिज्यूम, कंटिन्यू या इमर्ज होना चाहिए और बिना स्टॉप लॉस हिट किए इमर्ज होना चाहिए। दूसरा सिचुएशन जहां सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है। नाउ दिस इज द सेकेंड पार्ट जहां हम लोग टाइट एंट्रीज लेते हैं मेनली। ठीक है, यहाँ हम लोग ये समझते हैं कि डिमांड थी, प्रीवियसली डिमांड थी, स्टॉक में सप्लाई इमर्ज हो गई, सप्लाई जब ड्राई होगी तो डिमांड आपकी रीइमर्ज होगी, इसलिए हम लोग इंटर करें। यानी आपकी जो प्रीवियस अप ट्रेंड में जो डिमांड थी उसका रिजम्पशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और तीसरा वैलिड पॉइंट जो हम लोगों का एंट्री के लिए बनेगा वो है सप्लाई एब्जॉर्प्शन से ही वो भी बनेगा, है ना। यानी डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में जब सप्लाई एब्जॉर्ब हुआ तो डिमांड रिजम्पशन आप एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन एक तीसरा सिचुएशन बन सकता है जो भी सप्लाई के एब्जॉर्प्शन से बन रहा है, लेकिन यहाँ डिमांड रिजम्पशन आप एज्यूम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप डिमांड इमर्जेंस एज्यूम करें, डिमांड का नया इमर्जेंस एज्यूम कर रहे हैं।
क्यों? क्योंकि इस केस में क्या होता है कि आपका स्टॉक जो है वो एक बहुत ही वोलेटाइल किस्म का, बहुत ही पावरफुल किस्म का एक फॉल जनरेट कर रहा है नीचे की तरफ, और वो इतना गिर चुका है, इतना गिर चुका है नीचे कि उसमें एक बाउंस आना इस समय बिल्कुल तय है। यानी पीछे वीकनेस का कॉन्टेक्स्ट है और इतना एक्सेसिव वीकनेस है कि आपका बाउंस आएगा ही आएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे जहां हम लोगों के रिवर्सल की एंट्रीज, राइट। तो 3 मेजर एंट्री की टेक्निक्स, इसके सिवा जितनी एंट्री की टेक्निक्स है वो चार्ट के ऊपर फ्लॉड है। पहली आपकी एक्सेसिव डिमांड के सिचुएशंस में एंट्री, जिसमें मैं आपको 2 टेक्निक्स है, गैप्स की टेक्निक्स है और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट्स की टेक्निक है। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट और गैप्स जो है वो हमेशा डिमांड कंटिन्यूएशन में हम लोग लेते हैं। सप्लाई एब्जॉर्प्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिमांड जो है आपका, वो आपकी टाइट एरियाज की एंट्री है और उसके वेरिएशन है। और थर्ड टाइप ऑफ एंट्री जो आपकी है वो आपकी पैराबोलिक लॉन्ग की एंट्रीज है या रिवर्सल की एंट्रीज है, जहां आप ये कहते हैं कि प्राइस इतनी ज्यादा एडवर्स वोलेटिलिटी क्रिएट कर चुकी है कि वो बिना नीचे गए वो एक बाउंस जनरेट कर सकती है। ये 3 की पॉइंट है जिसके ऊपर चार्ट बेस्ड वैलिड एंट्रीज फॉर्म होती है, राइट। ठीक है। सो जैसा मैंने बोला, राइट जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए राइट अपॉर्चुनिटी, राइट स्टॉक है, वो स्टॉक बाय कर लेंगे, उनको एडवर्स वोलेटिलिटी से कोई खतरा नहीं है। ट्रेडर्स के लिए ये राइट स्टॉक, राइट सेटअप, राइट एंट्री है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि आपका स्टॉप लग जाए और स्टॉक ऊपर चला जाए। स्टॉप लॉस आपकी एबिलिटी जो है वोलेटिलिटी एब्सॉर्ब करने की, उसको बिल्कुल कट कर देता है। इसलिए आपको स्टॉप लॉस, आप जितने स्टॉक्स आप ट्रेड करेंगे, आप अपने जर्नल में जाके देखिए आज के सेशन के बाद, और आप ये पाएंगे कि 90% ऑफ ट्रेड्स ट्रेड का फेलियर नहीं था, स्टॉक का फेलियर नहीं था, सेटअप का फेलियर नहीं था, वो एक एंट्री फेलियर था। वो आपका ट्रेड फेल हुआ है, स्टॉक फेल नहीं हुआ है, आपको स्टॉप आउट करके स्टॉक वापस ऊपर चला गया है। दैट इज द सिचुएशन इन दैट केस। जैसे यदि अभी मैं आपको ले जाऊं मिडवेस्ट में, राइट। तो यदि हम लोग मिडवेस्ट में यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, इन सब पार्ट में कहीं पे, तो यहाँ रुकिए, मैं आपको काइंड ऑफ यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ आपका एक राइट एंट्री बनता है, आपने एंट्री ले ली, स्टॉक ऊपर गया, 2 दिन नीचे आ गया, ठीक है। आप स्टॉक में से बाहर हो गए क्योंकि आपने ब्रेक इवन पे रखा हुआ है, स्टॉक रिवर्स हो गया, ऊपर चला गया। ये चार्ट के ऊपर एक नॉर्मल वोलेटिलिटी है, कोई कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, एब्सोल्युटली नॉर्मल है। लार्जर रन में जब इसको आप एंड ऑफ द ईयर देखेंगे टॉप गेनर की लिस्ट में, तो ये आपको लगेगा कि क्या बिल्कुल एकदम स्मूथ मूवमेंट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन आप जब इसको रियल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, आप स्टॉप आउट हो गए, स्टॉक आपके फेवर में चला गया, आपका स्टॉक फेल नहीं हुआ, सेटअप फेल नहीं हुआ, एंट्री फेल, स्टॉक फेल नहीं हुआ, सेटअप फेल नहीं हुआ, आपकी एंट्री फेल हो गई, आप ट्रेड से बाहर हो गए और स्टॉक आपके फेवर में चला गया, राइट। इसलिए 90% ऑफ ट्रेड्स जो है वो एंट्री फेलियर्स होते हैं। क्या इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं? नॉट एग्जैक्टली, पूरा आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, दैट इज द रैंडमनेस दैट इज इन्वॉल्व इनटू द ट्रेडिंग, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी कंसेप्ट यहाँ तक पढ़े वो हम लोगों के चार्ट के कंसेप्ट है। और अब हम लोग जब राइट मैनेजमेंट में जाएंगे तो हम लोग अपने पीएनएल को ट्रेड कैसे करते हैं इसके पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सो द राइट मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब ट्रेडिंग के अंदर हाउ ट्रेडिंग वर्क्स, देयर इज अ क्वेश्चन दैट हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग एक है और दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें। टेक्निकल एनालिसिस का ट्रेडिंग से कोई वास्ता नहीं, आप ट्रेड कर सकते हैं बिना टेक्निकल एनालिसिस यूज किए हुए। इसके 2 सबसे बड़े एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, हिंडनबर्ग का अडानी को शॉर्ट करना, उसमें उन्होंने चार्ट्स यूज नहीं किए, टेक्निकल एनालिसिस का कोई इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने प्राइस वैल्यू का गैप देखा और एक ट्रिगर क्रिएट किया जिससे वो गैप फिल हो सकता है। उन्होंने न्यूज का और प्लांटेड रिपोर्ट का यूज किया अडानी को क्रैश करने के लिए। या दूसरा एग्जाम्पल मैं लूंगा, जो आपका ट्रेड है सोरोस का, जॉर्ज सोरोस थे, यस, उनका मैं ट्रेड लूंगा जो उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड को शॉर्ट किया। अगेन एक ट्रेड है, यदि आप बोलेंगे वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक ट्रेड है, लेकिन उसमें चार्ट या टेक्निकल का कोई यूज नहीं। तो टेक्निकल के और ट्रेडिंग के एजेस अलग होते हैं, टेक्निकल और ट्रेडिंग सेपरेट कंसेप्ट्स हैं, उनका एक दूसरे में आप इंटरचेंजेबली इस्तेमाल नहीं कर सकते। जितने भी बुक्स आपको टेक्निकल एनालिसिस की बाइबल बोल के अवेलेबल है, उसमें ट्रेडिंग के बारे में एक शब्द भी लिखा नहीं गया है।
उसमें एक बहुत ही रद्दी किस्म का टारगेट आपको दिया हुआ है जिसका कि कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनता है, और ज्यादातर जो बुक्स हैं वो सिर्फ चार्ट पैटर्न्स के बारे में और चार्ट के बारे में डिस्कस करती है। ट्रेडिंग का एज, टेक्निकल का एज आप ये कह सकते हैं कि टेक्निकल का एज आपका हो जाएगा जिसमें आप बोलेंगे कि चार्ट के ऊपर क्या आप एजेस ढूंढ सकते हैं, और एजेस सिर्फ दो तीन तरह के होते हैं जिसको प्रदीप पांडे स्ट्रक्चरल टेंडेंसी के तौर पे बताते हैं। आपका वे ऑफ मूवमेंट, जिस तरीके से चीजें वर्क करती है, मेरे हिसाब से स्ट्रक्चरल टेंडेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है जो उन्होंने किया है, और बहुत सही शब्द उसको दिया है ताकि आप उस पॉइंट को समझ सके। जहां पर कि आप ये बोलेंगे ट्रेंड है तो कंटिन्यू करेगी, दैट इज एन एज, दैट इज अ टाइप ऑफ एज। आपका ईपी के बाद आपका पीड आएगा, दैट इज एन एज। रिवर्सल के बाद बाउंस आएगा, दैट इज एन एज। टाइटनेस के बाद एक्सपेंशन आएगा, दैट इज एन एज। और आपका प्राइस मूव्स इन मोमेंटम बस, दैट इज आल्सो एन एज। तो ये सारी जितने भी उनके कांसेप्ट्स है स्ट्रक्चरल टेंडेंसीज के पार्ट पे, दोज आर सम एजेस। जहां पे एजेस क्या होते हैं, एजेस ये होते हैं कि जहां रैंडमनेस नहीं है, दैट इज एन एज, या कुछ हद तक रैंडमनेस। यदि आप एक स्टॉक को, यदि आप एक कॉइन फ्लिप करते हैं 50% टाइम्स वो हिट्स गिरेगा, 50% टाइम्स वो टेल्स गिरेगा। यदि एक एज वो है जहां कम से कम 60 से 70 बार वो हिट्स गिरे और 30 से 40 बार वो टेल्स गिरे, ओनली देन वी कैन से समथिंग एज एन एज। एज एक ऐसा वर्ड है जिसका बहुत मिसयूज किया गया, और इस मिसयूज का मेजर कारण था इंडिकेटर्स बेस्ड ट्रेडिंग, जहां आप चार्ट नहीं देख रहे हैं, इंडिकेटर या मैथमेटिकल फॉर्मूला पे एल्गोज लिख करके आप इसको कर रहे हैं, तो आप ये सोचते हैं कि एटीएक्स में या मूविंग एवरेजेस में एजेस हैं और उन एजेस को हम लोग मेजर कर सकते हैं, ऐसा नहीं, राइट। इवन रैंडमनेस का 50% सक्सेस रेट होगा, राइट। तो चार्ट जो है वो इस रैंडमनेस को घटाने के बारे में, यानी कौन सी सर्टेन सिचुएशंस है जहां पे कि प्राइस एक सर्टेन वे में बिहेव करने के चांसेस ज्यादा है कंपैरेटिव टू उसके ऑपोजिट वर्क करने के बारे में। जहां भी ऐसा कोई ऑड्स है जो आपका 60 या 70% टाइम्स एक साइड हो, वहां हम लोग बोलेंगे कि एज है चार्ट के ऊपर, और एजेस ज्यादा सितर सिचुएशंस में नहीं होते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरे साइड ट्रेडिंग का एज वो चार्ट से कुछ लेना देना है। ट्रेडिंग का एज है आरआर, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। यदि आप रिस्क रिवॉर्ड अप्लाई करेंगे तो आप इस दुनिया का कोई भी कंसेप्ट यूज करके आप बाय या सेल कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी इलॉजिकल कंसेप्ट हो। समटाइम्स इट विल वर्क, एंड टाइम्स जबकि वो वर्क करेगा इट विल ऑलवेज मेक मोर मनी फॉर यू, एंड समटाइम्स देयर विल बी अ लॉस, और जब भी लॉस होगा इट विल, यू विल लूज लेस मनी फ्रॉम दैट। तो यू विल ऑलवेज हैव एन एज दैट विल एंड अप मेकिंग मनी फॉर यू। ट्रेडिंग में पैसा कमाना टेक्निकली बहुत मुश्किल काम है। यदि आपके पास आरआर का एज है तो आप ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, क्वाइन टॉस थ्योरी कुछ भी यूज कीजिए, और इसीलिए हर्षद मेहता के बारे में ये कहा जाता है, या फिर शायद उनके ऊपर जो द स्कैम बनी थी उसमें एक था जिसमें कि वो कहते हैं कि 9 एनालिस्ट ने स्टॉक्स पिक किया और एक बंदर ने स्टॉक पिक किया, और जो बंदर वाला था वो इक्वली गुड था जितना एनालिस्ट का गुड था। तो दैट इज द पॉइंट। जब भी रैंडमनेस होगी तो स्किल्स मैटर नहीं करती है, उस केस में आप रैंडमनेस से पैसा इसी तरह बनाते हैं जबकि आपका आरआर आपके फेवर में होता है, क्योंकि रैंडमनेस का एज ये कि वो 50% टाइम्स ओवर अ लार्जर फ्रीक्वेंसी वो एक साइड जाएगी और 50% टाइम्स वो दूसरे साइड जाएगी। इफ यू आर एबल टू मेक $2 ऑन द 50% टाइम्स दैट समथिंग इज मूविंग इन योर फेवर and lose $1 whenever it is moving against you, you will always end up making money from that, right? और इस दुनिया के किसी भी बिजनेस में, वीसी वाला हो, आपका फिल्म मेकिंग हो, या कोई भी बिजनेस हो, हर एक में ये आरआर का ही गेम है जो प्ले होता है। सो एक्सपेक्टेंसी यहाँ जब हम लोग ट्रेडिंग में देखते हैं तो ट्रेडिंग में द क्वेश्चन कम्स दैट हाउ ट्रेडिंग वर्क्स, नॉट हाउ चार्ट्स वर्क, राइट। चार्ट के ऊपर राइट एंट्री क्या होती है ये पॉइंट हम लोगों ने समझा। अब हम लोग ये समझेंगे कि एंट्री, जो आपकी एंट्री जो है वो आपके राइट मैनेजमेंट में कैसे करते है। So the question comes that how trading works, and trading works on two things: expectancy multiplied by frequency. ठीक है। So what is expectancy and what is frequency? Expectancy, यदि आप में से कुछ लोग इन्वेस्टर हो तो मैं उस पर्सपेक्टिव में आपको बताता हूँ। एक कंपनी में एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं, जब भी आप किसी ऐसे बिजनेस को पढ़ेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि आपका नेट रियलाइजेशन क्या है पर टन, राइट। मतलब क्या हो गया कि नेट रियलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि आपने पर टन जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया उसमें आपकी कमाई कितनी हुई, ठीक है।
तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक कंपनी है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल ने 2017 में बोला ये पॉइंट कि हम लोग एक एडवांस कार्बन ब्लैक का प्लांट लगाने जा रहे हैं, राइट, जिसको वो अनोड बोल रहे हैं। उनका क्लेम ये था कि अनोड जो है वो हर तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम आएगा, जितनी भी आपकी लिथियम आयन की बैटरी है उसके अंदर, ठीक है। ये पॉइंट वो कहते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो लिथियम आयन की बैटरी है इसमें अनोड काम आएगा, और ये कॉम्प्लिकेटेड मिक्स है जिसको हम लोग यहाँ पे बना पा रहे हैं उतना इजीली, मतलब हम लोगों के पास मोट है और वो हम लोगों के पास रहेगा, तो हम लोग अनोड बना के सप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग 20,000 टन का प्लांट लगाएंगे, ये उन्होंने अपने कॉन कॉल में बोला। तो उनसे अब 20,000 टन में उनसे ये पूछा गया कि आपका नेट रियलाइजेशन क्या एक्सपेक्टेड है अनोड से। सो कार्बन ब्लैक आप लोग सभी जानते ही होंगे कि एडवांस कार्बन ब्लैक की बात करें, कार्बन ब्लैक में जो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल थी उसका जो नेट रियलाइजेशन था वो था 20,000 रुपए पर टन। मतलब वो पर टन पे 20,000 रुपए की कमाई कर रहे थे पर टन ऑफ कार्बन ब्लैक दैट दे आर प्रोड्यूसिंग, राइट। उनके पास कुछ 20,000 टन की कैपेसिटी थी, सो दे वर मेकिंग, जहां तक मुझे याद है 7-8 साल पुरानी बात है, तो वो लगभग 40-40 करोड़ रुपए लगभग बना रहे थे कार्बन ब्लैक के बिजनेस पे। इसके अलावा उनका कोलतार डिस्टिलेशन का अलग बिजनेस था। तो अब वो कहते हैं कि हम लोग कार्बन ब्लैक, एडवांस कार्बन ब्लैक बनाएंगे, अनोड बनाएंगे और उसकी खपत इलेक्ट्रिक व्हीकल में होगी। तो उनसे पूछा गया कि इसमें आपका नेट रियलाइजेशन क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों का नेट रियलाइजेशन होगा 4 लाख रुपए से लेकर के 6 लाख रुपए पर टन, राइट। अब यहाँ पे पॉइंट, नेट रियलाइजेशन, एक्सपेक्टेंसी और नेट रियलाइजेशन एक ही। जो चीज ट्रेडर के एक्सपेक्टेंसी है वही चीज एक कंपनी के लिए नेट रियलाइजेशन है। यानी आप पर टन कितना पैसा प्रोड्यूस कर रहे हैं ये आपकी कंपनी बताती है। उसके लिए वो क्या करेगी, अपना नेट P&L ले लेगी प्रोडक्ट से, उसको टोटल नंबर ऑफ टन्स जो उसने प्रोड्यूस किया उससे डिवाइड कर देगी। दैट इज व्हाट वी डू जब हम लोगों को एक्सपेक्टेंसी निकालनी है। एक्सपेक्टेंसी का फॉर्मूला बहुत लंबा चौड़ा है जो इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये डिस्कस करना है कि एक्सपेक्टेंसी को निकालने का सरल फॉर्मूला क्या है जो वैन थार के कंसेप्ट से अलग है। उसको निकालने का सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला ये कि अपने नेट प्रॉफिट को ले लीजिए और उसको टोटल नंबर ऑफ ट्रेड से डिवाइड कर दीजिए, यू गेट योर एक्सपेक्टेंसी। मतलब आप पर ट्रेड कितना पैसा अर्न करें, दैट इज व्हाट एक्सपेक्टेंसी इज, राइट। अब आपको पता चला कि आप पर ट्रेड 100 रुपए अर्न कर रहे हैं, राइट। नाउ द पॉइंट इज यू वांट टू गो टू 10,000 रुपी इन अ सर्टेन पीरियड। तो ये आपकी एक्सपेक्टेंसी कि आप पर ट्रेड 100 रुपए अर्न कर रहे हैं, आपको एक साल के अंदर 10,000 रुपए कमाने हैं। तो आंसर आपका सीधा सीधा ये है कि आपको कितना फ्रीक्वेंसी चाहिएगा, है ना। 10,000 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपको कम से कम 100 ट्रेड लेने होंगे जिसमें आपका, मतलब 100 ऐसे ट्रेड्स लेने होंगे जिसमें आपको ऑन एन एवरेज, मतलब 100 ट्रेड यदि आप लेते हैं विथ एन एक्सपेक्टेंसी ऑफ 100 रुपी, सो यू विल मेक 10,000 रुपी। दैट इज द सिंपल कैलकुलेशन। तो एक्सपेक्टेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। तो हिमाद्री ये कहती है कि हम लोग 4 लाख से 6 लाख रुपए पर टन हम लोगों का नेट रियलाइजेशन होगा। उनसे ये पूछा जाता है कि आप कितना टन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो कहते हैं हम लोग 20,000 टन का प्लांट लगाएंगे। तो सबसे पहले जो एनालिस्ट बैठा हुआ है वो कैलकुलेशन क्या करेगा अपने दिमाग में, यदि एक कंपनी 4 लाख से 6 लाख रुपए पर टन अर्न कर रही है और वो 20,000 टन प्रोड्यूस करती है, सो हाउ मच मनी दे विल मेक, ठीक है। ये उनका सबसे सीधा कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका आंसर आता है कि वो ये कह रहे हैं यदि वो 4 लाख रुपए पर टन अर्न करें और 20,000 टन बनाते हैं, सो दे विल मेक समवेयर अराउंड 800 करोड़ रुपए ऑफ प्रॉफिट। और यदि वो 6 लाख रुपए पर टन अर्न कर पाते तो दे विल मेक अप टू 1200 करोड़ रुपए ऑफ प्रॉफिट। ये उनका बिलीफ है, ये जिसको वो बोलेंगे कि ये हम लोगों का एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, जिससे वो एक्सपेक्टेड P&L को निकाल रहे हैं और ये एज्यूम कर रहे हैं कि उसके प्रपोर्शन में कंपनी का भाव कहां तक जा सकता है, राइट। तो ये आपका हो गया जिस तरीके से एक इन्वेस्टर एक कंपनी के सेंस में सोचता है। एक ट्रेडर कैसे सोचेगा, मुझे इस P&L तक जाना है, उसके लिए मेरी एक्सपेक्टेंसी कितनी और मेरा फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, राइट। अब एक्सपेक्टेंसी का जो हम लोगों का लंबा वाला फॉर्मूला है वैन थार्प वाला, उस पर आ जाते हैं। फॉर्मूला है विन रेट मल्टीप्लाइड बाय विन साइज माइनस लॉस रेट मल्टीप्लाइड बाय लॉस साइज। लेकिन ये नंबर हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि नंबर से कुछ नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को एक्सपेक्टेंसी को रिवर्स इंजीनियर करके सोचना पड़ेगा कि इस एक्सपेक्टेंसी को हम लोग बढ़ा कैसे सकते हैं। मेरा एक्सपेक्टेंसी 500 रुपए हो, 1,000 रुपए हो, 5,000 रुपए हो, इससे मुझे कोई फायदा नहीं हो।
इस नंबर को जान के। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इस एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा कैसे सकता हूँ, क्योंकि जो एक्सपेक्टेंसी है वो मेरे पास्ट के परफॉर्मेंस पे बेस्ड है, और मुझे यदि एक सर्टेन लेवल तक जाना है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है एक सर्टेन लेवल पे, तो मुझे फ्रीक्वेंसी या एक्सपेक्टेंसी में से एक चीज को या दोनों को बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग ये फॉर्मूला को रिवर्स इंजीनियर करते हैं कि हम लोग एक्सपेक्टेंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें आता है आपका विन रेट, विन साइज, राइट। तीन चीजें, तीन एलिमेंट है, चौथा एलिमेंट नहीं है। यहाँ आप चार एलिमेंट देख रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि आपका जो विन रेट है वो लॉस रेट को ऑटोमेटिकली ऑफसेट कर देता है। तो जब वो आपका लॉस रेट को ऑफसेट कर देता है, तो आपके सिर्फ 3 पॉइंट्स रह जाते हैं। आप विन रेट बढ़ाना चाहते हैं जिससे लॉस रेट ऑटोमेटिकली कम होगा, आप विन साइज बढ़ाना चाहते हैं, और आप लॉस साइज को घटाना चाहते हैं। दैट इज हाउ यू कैन इंक्रीज योर एक्सपेक्टेंसी, राइट। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ जब आप विन रेट बढ़ाते हैं, विन रेट दो चीजों पर डिपेंड करता है, सिचुएशनल अवेयरनेस और राइट अपॉर्चुनिटी। अभी चूंकि हम लोग पीएनएल ट्रेड करने की बात करें, इसलिए हम लोग सिचुएशनल अवेयरनेस को भी उससे कोई वास्ता नहीं है राइट एंट्री से। राइट अपॉर्चुनिटी में राइट एंट्री एक पार्ट है, लेकिन वो चार्ट के पार्ट है। अभी हम लोग पीएनएल ट्रेड करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो राइट एंट्री मेनली कंट्रीब्यूट करती है, वो करती है विन साइज के पार्ट पे। विन साइज के पार्ट पे कैसे कंट्रीब्यूट करती है? आपका एलोकेशन इंप्रूव हो सकता है यदि आप राइट एंट्री लेते हैं, क्योंकि आप स्टॉप लॉस कम ले सकते हैं उसमें। यदि आप एंट्री ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो आपका एलोकेशन इंक्रीज होता है, और आपके फेवर में जो मूव आनी है, यानी कि आप कितना बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं, उसमें इंक्रीज हो सकता है, वो ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है। इसलिए राइट एंट्री आपके विन साइज और आपके मूव इन फेवर में कंट्रीब्यूट करती है। अब मूव इन फेवर क्या? आपने एंट्री ली 100 रुपए पे, स्टॉक पर गया 20 रुपए, राइट, 20%। आपके पास साइज थी 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो आप क्या करेंगे? आपका सिंपल जो आपका रिटर्न है वो सिर्फ एक ही है जो मैटर करता है, वो है आपका रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, और कोई चीज मैटर नहीं करता है मार्केट। कितना मूव आया, कितना परसेंटेज आया, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। तो आप एक सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, 20% मेरा मूव है और 20% मेरी साइज है, सो आई मेड 4% ऑन पोर्टफोलियो, राइट। तो अब पॉइंट ये है कि जब आप विन साइज देख रहे हैं, तो आपका ये एलोकेशन भी बढ़ाएगा, आपका मूव इन फेवर भी बढ़ाएगा, क्योंकि आप एंट्री ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं उस पॉइंट पे। सेकेंड पार्ट, लॉस साइज को रिड्यूस करने के। तो लॉस साइज रिडक्शन जब आप कर रहे हैं, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आप एडजस्ट करेंगे, यानी रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू आप अपने लॉसेस को कंट्रोल में करते हैं। लेकिन एक पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अगेन हम लोगों को पीएनएल ट्रेड करने में हेल्प करता है, नॉट चार्ट, पीएनएल ट्रेड करने में हेल्प करता है, वो है रिस्क ऑप्टिमाइजेशन। यानी हम लोग एक कंसेप्ट यूज करेंगे, एमई, मैक्सिमम एडवर्स एक्सकर्शन, जिसके जरिए हम लोग रिस्क को ऑप्टिमाइज करते हैं। और मैक्सिमम एडवर्स एक्सकर्शन यूज करने के लिए राइट एंट्री एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो राइट एंट्री के जरिए हम लोग अपने एलोकेशन को बढ़ा सकते हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग टाइट स्टॉप लॉसेस। मूव इन फेवर को बढ़ा सकते हैं, बिकॉज अगेन वी आर बाइंग एट द सोर्स ऑफ द मूव, द अर्लीस्ट दैट इज पॉसिबल। एंड वी कैन ऑप्टिमाइज आवर रिस्क बाय कंट्रोलिंग आवर रिस्क फर्दर, by either by tightening the stop loss or tightening the entry, राइट। इस तरीके से हम लोग पीएनएल को ट्रेड करते हैं। सेकेंड पार्ट इज, और यहाँ पे आपको डेटा का बहुत यूज है, हम लोग बहुत सारा डेटा बेस्ड एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग इस काम को बेसिकली करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, राइट। ये मेरा एमएफई का कैलकुलेशन था जो मैंने किया था अपने खुद के ट्रेड्स पे 2021 के अंदर। तो आप देखेंगे तो मेरा जो स्टॉप लॉस था, जो स्टार्ट हुआ था, वो 3% से था, राइट। और एक सर्टेन पीरियड तक, यहां से यहां तक मेरा एवरेज स्टॉप लॉस जो आएगा वो आपका आ जाएगा, मैक्सिमम स्टॉप लॉस था 3.81% इस पीरियड में, जो आपके शुरू 3.81% तक आया। लेकिन उसके बाद के जो आपके ट्रेड्स हैं यहाँ पे, राइट, वेट अ मिनट, लेट मी गो टू एवरेज। एवरेज आप देख रहे हैं 2.81 है, और यहाँ काउंट है 13 ट्रेड्स के अंदर 2.81 का एवरेज था। और यहाँ उसके नीचे के जितने ट्रेड्स थे उसमें मेरा एवरेज स्टॉप लॉस था 1.86, है ना, 2.81 की जगह 1.86 जो था, ये मेरा ड्रॉप रहा। और यहाँ काउंट है 18 ट्रेड्स का, जिसमें मैं 2% के अंदर अपने एवरेज स्टॉप लॉस को लाने में कामयाब रहा इस पूरे पीरियड के दौरान। यानी मैंने उसको एडजस्ट कर लिया, अपने ट्रेड्स को इंप्रूव किया इस तरीके से कि 2.81 के आसपास जो मेरा एवरेज चल रहा था वो 1.86 तक ड्रॉप हो गया यहाँ पे, राइट। सो आई विल कम बैक टू दिस, है ना। यहाँ अब दूसरे साइड क्या होता है कि राइट एंट्री फ्रीक्वेंसी में कंट्रीब्यूट
करती है। फ्रीक्वेंसी में कैसे कंट्रीब्यूट करती है? थ्रू रिस्क ऑप्टिमाइजेशन। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब अपनी एंट्री सही लेते हैं और ये वेट करते हैं कि हाँ हम लोगों का स्टॉप इतना है, जैसे 2% के स्टॉप लॉस। काफी लोगों का ये क्वेश्चन था कि टाइट एंट्रीज कैसे ली जाए। जब 2% का स्टॉप लॉस लेते हैं तो हम लोग अनप्रोडक्टिव कैश एलोकेशन को प्रिवेंट करते हैं। तो जब 2020 में क्या हुआ कि हम लोगों के ट्रेड्स थे लेकिन वो वाइड एंट्रीज थी, जो हम लोगों ने मिनरविनी के बुक में पढ़ा, ओनील के बुक में पढ़ा, तो हम लोगों को ये पता चला कि सुपर परफॉर्मेंस बनना चाहिए और लगा कि मार्केट में जाएंगे तो सुपर परफॉर्मेंस बनेगा, बस बुल मार्केट होना चाहिए। पता ये चला उस दौरान कि बुल मार्केट होने के बावजूद हम लोगों के रिटर्न नहीं बने। रीजन क्या था? हम लोग वाइड स्टॉप लॉसेस ले रहे थे, 8% जैसे, मैक्सिमम 8% था, समझ लीजिए 5%, 6%, 8% था, राइट, इसके बीच में। यदि आप एक 8% डीप स्टॉप लॉस लेते हैं, फिर आप मिनरविनी को या अदर लोगों को पढ़ते हैं और आपको पता चलता है कि आपको कुछ प्रॉफिट स्ट्रेंथ में बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, पहले से आपकी साइज है 12.5%, आपने 1/3 बुक कर लिया 3R पे, राइट। आपने 1/3 जब बुक कर लिया 3R पे, आपके पास एलोकेशन घट के रह गई 8%, राइट। पोर्टफोलियो पे 8% क्वांटिटी आपकी बची हुई। अब इस 3R को जनरेट करने में कितना टाइम लगा? यदि आपने 8% वाइड स्टॉप रखा है तो 3R जनरेट करने में आपको लग गया 8 3 24%, 24% का मूव आपका आया। आपको वहां पे 24% के मूव के बाद आपने 1/3 बुक किया और आपने 2/3 रखा, राइट, और आपके पास 8% एलोकेशन रहा। अब यहाँ मैजिकल क्या होता था, इस 8% को रख के, बिकॉज हम लोगों के पास स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं थी, हम लोगों को लगता था कि स्टॉक चल सकता है और हम लोग स्टिल सुपर परफॉर्मेंस बना सकते हैं, राइट। हम लोग बिट्स एंड पीसेस में चीजों को सोच रहे थे, एक लाइन में या एक तरीके से लिंक नहीं कर पा रहे थे अपनी एक्शंस। तो जब आप दलजीत धालीवाल को पढ़ेंगे इन अननोन मार्केट विजार्ड, मैं उन लोगों को पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि उनके जो इंसाइट्स हैं वो रियल मार्केट के इंसाइट्स हैं। पिछले जितनी भी मार्केट विजार्ड्स बुक हैं उससे ज्यादा अच्छी बुक थी अननोन मार्केट विजार्ड, और उसमें से आपको काफी कुछ लर्न करने मिलता है। तो दलजीत धालीवाल इस पॉइंट को बोलेंगे कि जब आप अपनी एक्शंस और उसके आउटकम्स के लिंक को समझते हैं और चीजों को एक लिंक में बैठा पाते हैं, राइट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप ट्रेडिंग में एक्चुअली सक्सीड करते हैं। आपको ये जानना है कि आपके लिंक, आपने जो एक्शंस लिए उसके आउटकम्स किस तरह के निकलेंगे, उसके सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स क्या होंगे, राइट। तो यहाँ क्या हुआ कि जब हम लोगों के पास वो चीजें मिसिंग थी, हम लोग बिट्स एंड पीसेस में चीजों को सोच रहे थे और इस 8% एलोकेशन के बावजूद हम लोग सोचते थे कि हम लोगों को रिटर्न आएगा एंड वी विल मेक 100% आउट ऑफ दैट। मार्केट वाज वेरी गुड, बट 24% 25% मूव के बाद स्टॉक पुल बैक करता था या मार्केट में शेक आउट आ जाता था, क्योंकि उस 24-25% को बनाने में भी काफी था और उस दौरान जितना अनरियलाइज प्रॉफिट था हम लोग लूज कर देते थे। तो ऑन पेपर वी मेड 3R, राइट, बट एग्जैक्टली इफ यू सी वी मेड जस्ट 1R। क्यों? 1:1 का RR आ गया, क्योंकि आपने 1% रिस्क ऑन पोर्टफोलियो लिया। जब वो आपका 3R पे गया, आपने 1/3 बुक कर लिया, तो आपका 1R गेन हो गया, लेकिन 2/3 आपका मार्केट में जब शेकआउट आया, यू एंडेड अप लूजिंग दैट 2/3 का जो गेन है। सो यू इफेक्टिवली मेड 1:1 का RR, राइट। तो इससे ट्रेडिंग कहीं पहुंच नहीं रही थी, राइट। सो डिस्पाइट इट वाज अ गुड मार्केट, हम लोगों को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि बिलीफ ये था कि हम लोग सुपर परफॉर्मेंस प्रोड्यूस कर सकें, जो हुआ नहीं। देन वी स्टार्टेड डूइंग डेटा एनालिसिस, ये देखना शुरू किया कि हम लोग इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ये जो अभी मैंने आपको शीट दिखाई थी एमएफई एनालिसिस की, वो डेटा एनालिसिस का एक पार्ट था। अनुराग ने एक एमएई एनालिसिस किया था जिसमें उनको एक इंसाइट मिला कि यदि 8% डीप जितने स्टॉक थे उसको वो स्टॉप लॉसेस थे, यदि वो सारे अपने विनिंग ट्रेड्स को 3% पे कट कर देते, he will still be able to retain 90 to 95% of his winners, and आपका स्टॉप लॉस वहां पे उस प्रपोर्शन में घटा सकते हैं। 3% पे भी यदि अपने सारे ट्रेड्स को काटते तो भी 90% ट्रेड्स उनके बच जाते हैं वहां पे। नाउ दिस इनसाइट वाज अ सुपर पावरफुल इनसाइट, दैट इज हाउ यू इंप्रूव इन ट्रेडिंग। इसके बाद जब हम लोगों ने यहाँ से हम लोगों के टाइट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग की शुरुआत हुई, इसी समय बॉन्डे भी फेमस हो रहे थे, तो वो भी बहुत टाइट स्टॉप लॉसेस को इंडिया के अंदर एटलीस्ट उस समय उनका 7-8 हजार के करीब उनके फॉलोअर्स थे। तो इस समय में क्या हुआ कि वो भी टाइट स्टॉप लॉसेस को उन्होंने भी बहुत प्रचलित किया उस सारी सिचुएशन। लेकिन इसका एक सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट रहा जो हम लोगों ने नहीं सोचा। हम लोगों ने ये सोचा कि हाँ 24% जाएगा, तब तक में अपना RR 8-7-8R आ ही जाएगा, अपने को अपना टाइम, अपना सब कुछ बच रहा है वहां पे, अपने को लगा कि एलोकेशन बढ़ेगी, मूव इन फेवर बढ़ेगा। लेकिन एक्चुअल जो बेनिफिट हुआ वो हुआ फ्रीक्वेंसी पे।
पहले मेरा एवरेज होल्ड ड्यूरेशन था 9 दिन का, विनर का होल्ड ड्यूरेशन था 13-14 दिन का, लूजर का होल्ड ड्यूरेशन था कुछ 6-7 दिन का। 7 दिन तो नहीं था, आई थिंक 4 या 6 दिन के आसपास कुछ था, बहुत पुराना हो गया तो याद। लेकिन अब इस जब हम लोगों ने स्टॉक्स को सेम डे कट करना शुरू किया, जो हम लोगों के फेवर में वर्क नहीं करता है, तो वहां पे सिचुएशन ये हो गई कि आपके लूजर का होल्डिंग पीरियड 1 दिन से भी कम रह गया, योर कैपिटल इज फ्री इमीडिएटली। ऑन द अदर हैंड साइड, आपका जो फ्रीक्वेंसी है ये इस वजह से काफी बढ़ गया। आप सिर्फ कंस्ट्रक्टिव कॉज में अपने कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं और उसको होल्ड करते हैं, और आप अपने लूजर को डे 1 पे बाहर कर देते हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट कंट्रीब्यूटेड हेवीली इन आवर पीएनएल। और पहले जो लगता था कि सुपर परफॉर्मेंस जो है वो हम लोगों के एक होप था, वो हम लोगों के एम्बिट में आ गया वहां पे। दैट इज हाउ trading can be improved through PNL management, not through chart management, but through PNL management. आप PNL को ट्रेड करते हैं, आप चार्ट इज जस्ट अ व्हीकल, अ सिग्नल टू इंटर और एग्जिट, राइट? उससे ज्यादा चार्ट कुछ नहीं है। आप बेसिकली PNL को ऑप्टिमाइज करते हैं, PNL को ट्रेड करते हैं, और डेटा एनालिसिस के जरिए अपने फीडबैक लूप के थ्रू इंप्रूव करते हैं और ट्रेड्स को करते हैं। उसके जरिए आप एक ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस को, एक ऑर्डिनरी ट्रेड को सुपर परफॉर्मेंस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा। सो आई एम गोइंग टू अ स्टॉक कॉल्ड एम्बर। सो मैंने एम्बर इस दिन बाय किया था, इस दिन, राइट? ये वाला आपका दिन है अबाउट 24/5/2023, राइट? यस। सो इस दिन मेरी एंट्री थी इस स्टॉक में 2040 रुपए की, और स्टॉप लॉस था मेरा 2013 रुपए का। 2013 का स्टॉप लॉस था, और 2040 की मेरी एंट्री थी। 1.35 और समथिंग लाइक वैसा कुछ मेरा यहाँ पे आया था ओवरऑल, राइट? अब इस ट्रेड को देखते हैं कि इस ट्रेड के अंदर यदि आप इस ट्रेड को देखें तो लेने का कारण क्या था। मैं इधर आ जाता हूँ, इधर आई थिंक दैट विल बी बेटर। एम्बर एंटरप्राइजेस, यस। सो दिस वाज द डिटेल्स यहाँ पे। अब लेने के कारण क्या क्या थे वो भी एक बार बता देते, ठीक है? स्टॉक काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड में था, एंड वी गॉट अ वेरी गुड अर्निंग, ठीक है? कुछ 3 रुपए 5 रुपए इसकी अर्निंग थी, एंड सडनली इट पोस्टेड 25 रुपी ईपीएस यहाँ पे। उस वजह से स्टॉक को नीचे से डायरेक्टली ऊपर खुला, ऊपर जाके ये 200 डेमा में भिड़ गया, और एज यूजुअल 200 डेमा को इसने बहुत पावर के साथ अप्रोच किया और ब्रेक करने में नाकामयाब रहा। एज अ रिजल्ट पुल बैक किया, उसके बाद एक बड़ा पुल बैक आया आपका, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। अब इस 3 दिन के दौरान मैं इस स्टॉक को ऑब्जर्व कर रहा था कि वो बिहेव कैसा करता है। मैंने देखा कि नीचे की तरफ जाने का फोर्स ज्यादा नहीं, बट लास्ट डे यदि आप देखें तो वो इसके नीचे एक शेकआउट क्रिएट कर रहा है, और नीचे की तरफ जाके बंद हो रहा है। मैं 1 मिनट पे इस चार्ट को भी आपको दिखाना चाहूंगा, जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी सेलिंग प्रेशर आपका 2 बजे के बाद आया, 3 बजे के आसपास आया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप इस चार्ट को देखते हैं तो आप ये देखिए कि नीचे के विक्स देखिए, यहाँ पे तो कुछ डिमांड आ रही है, स्टॉक को नीचे ले जाने का प्रयास हो रहा है, बट उसी प्रपोर्शन में आपकी बाइंग भी आ रही है नीचे से, वो कंट्रोल भी करने का प्रयास कर रहा है। तो जब हम लोग यहाँ पे पहुंचते हैं तो मैंने इस स्टॉक को देखा कि ये नीचे की तरफ मुझे शेकआउट दे रहा है, मुझे लगा कि अगले दिन ये ट्रेड करने के लिए एक एप्ट एंट्री मेरे को दे सकता है। सो यहाँ मैंने ये किया कि अगले दिन ये सुबह स्टॉक खुला, या हम लोगों का ओपनिंग का 5 मिनट का बार, मैंने डे हाई पे एंट्री लगा दी उसके बाद, ठीक है? एक रेड बार आपका बना है, और स्टॉक को ऑब्जर्व करना शुरू किया, और मेरी एंट्री इस सेकेंड बार पे हुई 2040 पे। मैं पहले से प्रिपेयर्ड था, मुझे लगा कि रिवर्सल होगा, एंड आई गॉट अ फिल इन दिस केस, राइट? यहाँ पे मुझे एक फिल मिल गया इस पॉइंट पे। मेरा स्टॉप लॉस था 2013 का, और मेरी एंट्री थी 2040 की, बट हाउ आई कुड हैव डन इट बेटर, मैं यहाँ भी एंटर कर सकता था 2024 पे, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस इवन ½ % रह जाता, विच वुड हैव बीन फार बेटर इन दैट केस। बट एनीवे मुझे यहाँ पे ट्रेड मिल गया,
एंड देन लेट अस सी कि अगले कुछ दिनों में कैसे पैर होता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि द ट्रेड वाजंट सो गुड, मेरी एंट्री अच्छी थी, मेरा एग्जीक्यूशन अच्छा था, लेकिन यदि आप ओवरऑल ट्रेड को देखें, एक बहुत ही पुअर किस्म से स्टॉक मूव कर रहा है। किसी आदमी ने जिसने इस स्टॉक को यहां बाय किया होता, ठीक है, वो कभी इस स्टॉक में कोई पैसा नहीं कमा पाता, और वो ब्रेक इवन पे समय खराब होता और वो ब्रेक इवन पे एग्जिट करता। मेरी एंट्री बेटर थी, मैंने एकदम बॉटम में बाय किया था, इसलिए मैं यहां से यहां तक के मुंह में ही मेरा पूरा 6 आवर तक का पूरा हो जाएगा। मुझे यहां तक वेट करने की इस पूरे चॉपीनेस में क्या यहाँ स्टॉप आउट होने की जरूरत। दैट इज द पावर ऑफ राइट एंट्री। जब आप राइट एंट्री लेते हैं तो ये इस चीज का पावर होता है इस पॉइंट पे, राइट। और यहाँ पीएनएल भी ट्रेड करें, और यहाँ पे आपके लूजिंग ट्रेड्स या ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट हो जाती हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी भी बेटर होती है। सो अब राइट एंट्री कहाँ बनती है, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका वेन के 2-3 आंसर्स हैं जो सबसे पहले हम लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। पहली राइट एंट्री वहां बनेगी जहां डिमांड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट द प्राइस विल कंटिन्यू टू गो अप। जहां जैसे अभी मैंने आपको ग्लोबल से स्प्रेड दिखाया, आप पैसा फेंक भी देंगे तो भी स्टॉक आपका स्टॉप लॉस लगाए बिना ऊपर जाएगा। वो कंडीशंस दैट क्रिएट्स अ राइट एंट्री जहां एक्सेसिव डिमांड है। सेकेंड सिचुएशन वहां जहां सप्लाई इतनी ड्राई हो चुकी है कि थोड़ा डिमांड भी प्राइस को ऊपर पुश कर सकता है, दैट इज द सेकेंड केस। तो ये दो आपके बेसिक रीजंस है, और ये दो बेसिक रीजंस 3 सिचुएशंस में अनफोल्ड होते हैं जो मैंने आपको अभी तुरंत बताया। जहां एक सिचुएशन जहां आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है और प्राइस जो है वो आपके डिमांड को रिज्यूम करेगी, आपके डिमांड को कंटिन्यू करेगी। दूसरी सिचुएशन जहां आप पहले से अप ट्रेंड में और स्टॉक पुल बैक कर रहा है, वहां पे सप्लाई एब्जॉर्प्शन हो रहा है और आप ये एज्यूम करें कि डिमांड रिज्यूम होगी वहां से। और तीसरी सिचुएशन जहां एक पैराबोलिक क्रैश है और आपका एजम्पशन ये है कि आपकी डिमांड फ्रेशली इमर्ज होगी, कंटिन्यू नहीं होगी, इमर्ज होगी, नई डिमांड इमर्ज होगी, राइट। तो इस बेसिस पे हम लोगों के 3 मेन एंट्री पॉइंट्स यहाँ पे बनते हैं। हाउ में टाइट एरिया बेस्ड एंट्री पॉइंट्स होते हैं, गैप एंड ओआरबीज होती हैं। गैप और ओआरबी को एक सेक्शन में रखने का एक रीजन है ना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग गलत तरीके से ओआरबी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरा पॉइंट है रिवर्सल एंट्रीज, जहां पे हम लोग स्टॉक में एंटर कर सकते हैं। जो अभी आपने एंट्री देखी वो काइंड ऑफ रिवर्सल एंट्री थी एम्बर के अंदर जो मैंने वहां पे ली थी, बट देयर आर बेटर रिवर्सल एंट्रीज जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, बट इट वाज काइंड ऑफ रिवर्सल एंट्री जो मैंने की, राइट। टाइट एरिया में हम लोगों का एजम्पशन ये होता है कि प्रायर आपका डिमांड है, अप ट्रेंड है, उसके अंदर आपका सप्लाई एब्जॉर्ब हो रहा है, और इससे आपका एक बिलीफ डेवलप होता है। जब आपका सप्लाई पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी वीसीपी का आपको कैरेक्टर दिखता है, तो आपका एक बिलीफ डेवलप होता है कि आपका रिजम्पशन ऑफ डिमांड होगा। नाउ यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं कुछ दिन पहले मिनरविनी की बुक में कुछ एक कोट ढूंढने गया उनका, और उस दौरान मैंने एक वर्ड लिखा वीसीपी कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो और उसके कुछ 20 इंस्टेंसेस मिले थे जब मैंने सर्च किया तो, और उसमें मुझे एक बहुत अच्छी लाइन मिली जहां मिनरविनी एक्सप्लेन करते हैं कि वीसीपी का बेसिक लॉजिक क्या है। मिनरविनी ये कहते हैं अपनी बुक में कि वीसीपी का बेसिक लॉजिक ये है कि स्टॉक जो है वो इतना म्यूट हो चुका है कि जितने भी आपके रिटेलर्स हैं वो इस स्टॉक को देख नहीं रहे। मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिए, उनका कहना है कि वो टाइटनेस इतनी आ गई, स्टॉक इतने समय से म्यूटेड है कि जितने भी आपके रिटेलर्स हैं वो इस स्टॉक को देख नहीं रहे होंगे, क्योंकि वो काफी समय से साइलेंट पड़ा हुआ है, और यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का लिटिल डिमांड, बहुत ही थोड़ा सा डिमांड भी स्टॉक को ऊपर की तरफ पुश कर सकता है। अब आज के जमाने में यदि आप टाइट एरियाज या वीसीपी एंट्रीज को देखते हैं तो ये मिनरविनी के एजम्पशन का बिल्कुल उल्टा है। स्टॉक रिटेलर के रडार में ही तब आता है जबकि वो टाइट हो चुका है, राइट। और यहाँ क्या होता है, यहाँ वो जो लिटिल डिमांड मिनरविनी के लिए इंस्टीट्यूशनल डिमांड का काम कर रही थी, कि इंस्टीट्यूशन की थोड़ी सी डिमांड भी प्राइस को ऊपर कर देती है। वो एब्जॉर्प्शन ऑफ सप्लाई तो पूरी हो चुकी है, लेकिन चैलेंज ये इमर्ज होता है कि आपका जो स्टॉक है वो हल्का सा ऊपर जाता है और नीचे आ जाता है। वो ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि रिटेलर जो उसको देख रहा है वो बाय करता है, वो एंटिसिपेशन में बाय करता है, इस वजह से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, एक फेल्ड ब्रेकआउट जनरेट करता है और नीचे की तरफ आ जाता है वहां पे। और इस तरह से वीसीपी का जो पूरा लॉजिक था उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट आज के डेट में मार्केट में प्ले हो रहा है। काफी लोग ये बोलेंगे कि ये कंसेप्ट इतने 100 सालों से चला आ रहा है,
दो आर्ग्यूमेंट्स जो हम लोगों को मिलते हैं। एक आर्ग्यूमेंट ये है कि ट्विटर के जो ट्रेडिंग ऑडियंस है जो मिनर्विनी को जानती है वही सब कुछ नहीं है, राइट, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेड करते होंगे उनको जाने बिना। एक पॉइंट, इसलिए सेटअप्स क्राउडेड नहीं होती, रिटेलर्स उसको नहीं देख रहे होते और उस वजह से फेक ब्रेकआउट जनरेट नहीं होता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आता है कि एंट्रीज ऐसी हमेशा से वर्क करती रही है और हमेशा करती रहेंगी, कोई भी कंसेप्ट के पॉपुलर या अनपॉपुलर होने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये दो बेसिक कंसेप्ट्स, दो बेसिक काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हम लोगों को यहाँ पे मिलते हैं। अब इस दोनों काउंटर आर्ग्यूमेंट में एक एक करके दोनों का जवाब देता हूँ। दोनों का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका एग्जैक्ट काउंटर प्रेजेंट किया है टर्टल ट्रेडिंग के अगेंस्ट लैरी कॉनर्स और लिंडा रास्के ने अपनी बुक स्ट्रीट स्मार्ट। वहां वो कहते हैं कि जितने भी ओनील के एंट्रीज हैं और जितनी भी टर्टल ट्रेडर्स की एंट्रीज हैं वो सारी फेक आउट प्रोन इसलिए है क्योंकि लोग जो है वो वहां पे जाके माइंडलेसली स्टॉक को बाय कर रहे हैं, वो मूवमेंट्स को जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उसको सस्टेन करने का उनके पास में पावर नहीं है। आपको राइट स्टॉक पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, वो एक स्ट्रक्चरल टेंडेंसी है, वैसे ही चलती रहेगी। राइट सेटअप में आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, आपको क्रिएटिव होने की जरूरत नहीं है। लेकिन राइट एंट्री में यदि आप क्रिएटिव नहीं होंगे तो आप बेसिकली वहीं पे मारे जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर ट्रेड्स हम लोगों के एंट्री फेलियर्स होते हैं, राइट। तो वहां पे लोग क्या करते हैं कि जो लिंडा रास्के और लैरी कॉनर्स थे उन्होंने इस चीज को देखा कि लोग 20-डे हाई के ऊपर ब्रेकआउट जैसे ही होता है उसको बाय कर लेते और स्टॉक उसके बाद नीचे चला जाता है। उन्होंने टर्टल सूप स्ट्रेटेजी बनाई और वो हर 20-डे हाई को शॉर्ट करने लगे। इसलिए नहीं कि वो सेटअप फेल होगा, वो पूरा स्टॉक फेल होगा, स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला जाए, इसलिए नहीं, इसलिए कि वो सिर्फ एंट्री फेल होगा और वो उस एंट्री फेलियर से पैसा कमा के निकल जाएंगे, राइट। उन्होंने एग्जैक्टली जो कंसेप्ट पॉपुलर हुआ उसके अगेंस्ट ट्रेड करना शुरू किया एंड दे स्टार्टेड मेकिंग अ लॉट ऑफ। ट्रेंड को कोई रिवर्स नहीं कर सकता है, लेकिन एंट्री पॉइंट वो होता है जो बहुत क्रूशियल है। इसलिए क्रूशियल है क्योंकि आपके बहुत सारे लोग वहां पे एक्टिव हैं, स्टॉक बहुत थिनली ट्रेडेड है तो बड़े मूव्स आने के चांसेस हैं थिन ट्रेडिंग की वजह से, आपके बड़े मूव्स थोड़े से लिटिल डिमांड या लिटिल सप्लाई की वजह से, और साथ में आपके चूंकि वो एक एरिया है जहां पर कि बहुत सारे लोग एक्टिव है तो ये उनके डिमांड की वजह से भी स्टॉक में मूवमेंट आ सकती है। इस वजह से एंट्रीज पे क्रिएटिव होने की बहुत जरूरत है। तो टाइट एरियाज इसके लिए फंक्शन नहीं करेंगे ऐसा नहीं कहना, टाइट एरियाज फंक्शन करेंगे, लेकिन हम लोग टाइट एरिया के पॉपुलर टेक्निक के अलावा वो टेक्निक्स भी देख सकते हैं जहां की टाइट एरियाज आपके फेल हुए एंड हाउ वी कैन टेक अ ट्रेड इन दैट केस, राइट। सो प्रायर डिमांड सप्लाई एब्जॉर्प्शन, इसके हिसाब से आपका एक बिलीफ होता है कि आपका रिजम्पशन ऑफ डिमांड होगा। हर वैलिड सेटअप जो आप ट्रेड करते हैं वो कहीं ना कहीं एक स्टॉक जो ट्रेंड में जा रहा है उसमें एक पुल बैक ही आप ट्रेड करें, दैट इज द सोल स्विंग ट्रेडिंग सेटअप जिसका कि कोई सेंस बनता है। आप इसी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को डिफरेंट डिफरेंट नामों से जानते हैं, इसके अलावा वो कोई डिफरेंट सेटअप्स नहीं होते, कोई डिफरेंट एजेस नहीं होते। आप WIB के तौर पे ट्रेड करें तो भी आप पुल बैक ही ट्रेड करें या पॉज ही ट्रेड करें एक्सपेंशन के अंदर, यदि आप 3WTC ट्रेड करें आप स्टिल पॉज या पॉज को ही ट्रेड करें। यदि आप मोमेंटम बस्ट से पहले के टाइट एरिया को देख रहे हैं तो भी आप वही चीज ट्रेड कर रहे हैं, इवन इफ यू आर डूइंग इट विद द कांसेप्ट ऑफ 2 लिंच। तो आप लास्टली जो ट्रेड करें वो एक ही कंसेप्ट ट्रेड करें, एक्सपेंशन के बाद एक पॉज को आप ट्रेड करें, दैट इज द ओनली वैलिड कंसेप्ट दैट यू टेक ट्रेड एट इन स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट है जहां हम लोग आ जाते हैं गैप्स एंड ORBs पे। बहुत सारे लोग हैं रैंडम चॉपी एरियाज में ORB एंट्रीज देख रहे हैं। आप ORB एंट्री आप यदि रैंडम जगह पे देखेंगे तो वो कभी फंक्शन नहीं करेगी। कारण क्या है, पीछे आपके डिमांड का इतना बड़ा पावर नहीं है कि वो प्राइस को ऊपर ले जा सके, राइट। ORB सिर्फ वही काम करेगी जहां स्टॉक एकदम क्लीन है और जहां आपको ये मालूम है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, ये सिर्फ वहीं पे आपका काम करेगी, राइट। तो यहाँ पे ORB में यदि आप एक चॉपी स्टॉक में ORB पकड़ेंगे तो ऐसे हंड्रेड्स ऑफ ORBs रोज बनेंगे और रोज आपको फेलियर देंगे, आपके वहां पे ट्रेड सक्सीड बिल्कुल नहीं करेगा। ORB ट्रेडिंग वही की जाती है जहां एक्सेसिव डिमांड है, जहां पे ORB का बेसिक कंसेप्ट क्या है, ORB का बेसिक कंसेप्ट ये है कि पहले के 5 मिनट में मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, आपका स्टॉक जो वो ऐसे ऊपर गया पुल बैक करके नीचे आया, आपका इनिशियल वोलेटिलिटी से आपको एक रेंज मिल गया और वो रेंज जब टूटेगा तो यू विल गेट अ फेलियर,
वहां पे आपको उस केस में फिल मिल जाएगा। ये आपका कंसेप्ट है, लेकिन उसके लिए वो फिल तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये ऐसी सिचुएशन में होना चाहिए जहां स्टॉक एकदम ऊपर जाने के लिए डिस्परेट हो। ओनली इन दोज केसेस ओआरबी एंट्रीज विल मेक सेंस, राइट। और थर्ड टाइप ऑफ एंट्रीज वो है जो रिवर्सल की एंट्रीज है, जहां एक्सेसिव सेलिंग प्रेशर है, जो बिलीफ जनरेट कर रहा है कि आपका डिमांड रिज्यूम होगा। जैसा अभी मैंने आपको एम्बर के चार्ट में दिखाया, जैसे कई सारे जो शेकआउट्स आते हैं आपके, जैसे 4 जून के शेकआउट हो गए या इस तरह के शेकआउट्स में आप देखते हैं, वो सारी एंट्रीज भी आपको इसी किस्म की एंट्री टेक्निक्स के बारे में बताती हैं, राइट। दैट इज योर पैराबोलिक। तो पैराबोलिक में आप क्या कर सकते हैं, काइंड ऑफ, लेट मी गो टू मजडॉक। तो जब हम लोग मजडॉक में पीछे जाते हैं, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ शेकआउट्स बेसिकली मजडॉक के अंदर, लाइक दिस वन, ठीक है। यहाँ पे एक सेलिंग आ रही है, यदि आप इस दौरान मार्केट रेट देखेंगे तो वो 2 या 3% ही स्टॉक होंगे जो 10 डे के ऊपर है। आपको पता है कि मार्केट की वजह से सेलिंग आ रही है, और मार्केट की वजह से ये जो सेलिंग है इसमें आपके बहुत ही वर्स्ट केस सिचुएशन हो चुकी है, और अगले दिन बाउंस आने वाला आ सकता है। इस केस में आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आप विजुअलाइजेशन यूज करेंगे। आप ये विजुअलाइज करके देखेंगे कि क्या यहाँ आपको एक डाउन बार और मिलने के चांसेस है क्या, जो यहाँ पे बहुत कम दिख रहा है। यदि मैं इस बार को कट एंड पेस्ट करके यहाँ लगा दूं तो बहुत कम चांस है कि स्टॉक इस तरह गिरेगा, राइट। विजुअल मेमोरी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हम लोग ये देख रहे हैं कि मैक्सिमम प्रेशर पॉइंट जितना मार्केट डाल सकता था वो उसने डाल दिया, तो अब यहाँ से टर्न होने के चांसेस है। पीछे का आपका जो पूरा मूव है वो अप ट्रेंड का, तो हम लोगों को अब यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे 2 तरह की एंट्री हो सकती है। स्टॉक अगले दिन खुलेगा तो या तो वो गैप डाउन खुलेगा, या वो आपका गैप अप या लगभग सेम लेवल या गैप अप खुलेगा, राइट। तो यहाँ पे जब अपने को पता है कि स्टॉक यहाँ से टर्न हो सकता है, गैप डाउन खुले, स्टॉक को इनिशियली हल्का सा स्टेबल होने दीजिए और ओआरबी एंट्री दीजिए। इसी तरह यदि वो डिमांड के साथ खुल रहा है, बिकॉज आपका बायस है कि मार्केट और नीचे नहीं जा सकता है, अगेन आप यहाँ पे डिमांड के साथ उसको एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे ओआरबी एंट्रीज पैराबोलिक लॉन्ग्स में लेने का सेंस बनता है, राइट, इस तरह के शेकआउट्स के अंदर। ऑन द अदर हैंड यदि हम लोग देखते हैं गैप्स के पार्ट पे, तो भी आपके जितने भी गैप्स के ट्रेडिंग होते हैं उसमें भी हम लोग ओआरबी एंट्रीज लेते हैं। टाइट एरियाज में जनरली अच्छे जो क्लीन टाइट एरियाज होते हैं उसमें हम लोग ओआरबी एंट्रीज लेते हैं। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं कि आप इस टाइट एरिया के फेलियर्स पे एंटर करते हैं। फेलियर मतलब क्या होता है, दो दो किस्म के फेलियर्स आपके पॉसिबल है। या आपका एक टाइट एरिया बना काइंड ऑफ, राइट, और वो नीचे की तरफ एक्सपैंड हो, फेलियर नंबर 1, राइट। तो ये एक्सपैंड हो गया, ज्यादातर लोगों के लिए सेटअप स्पॉइल हो गया, वो छोड़ देंगे। हम लोग यहाँ से देखें कि ये फेलियर रिवर्स हो सकता है क्या अगले दिन, और हम लोग उसको ट्रेड कर सकते हैं। सेकेंड एंट्री तब बनेगी जबकि अपना टाइट एरिया बना, और यहाँ हम लोगों का डाउन साइड फेलियर नहीं है बल्कि एक एक्सपेंशन फेलियर है। एक्सपेंशन फेलियर कैसे होगा, लाइक दिस, ये देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे स्कॉट हो जाना, वो स्कॉट हो गया। अब हम लोग देखें कि यहाँ पे एंटर कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे विक प्ले एंट्री टेक्निक्स, एंड वी विल गेट एन एंट्री हियर। यहाँ पे अगेन ओआरबी यूज करेंगे इस पॉइंट पर। सो अभी मेरे पास मिडवेस्ट में एक ट्रेड है, मैं आपको मिडवेस्ट दिखाता हूँ, राइट। सो मैं इस स्टॉक को विजुअलाइज कर रहा था यहाँ पे इस पॉइंट पे, जहां पे मेरे को एक रिवर्सल होने की उम्मीद थी, जिसको मैं ट्रेड करना चाहता था। इस दिन ये एक्सपेंशन इसने जनरेट करने की कोशिश की, सक्सीड नहीं हुआ, लेकिन मुझे एक बड़ा सा विक मिला। और मुझे यहाँ पे ये देखना था कि स्ट्रेंथ कहाँ पे आती जहां पर कि मैं इस स्टॉक को एंटर कर सकता हूँ। इस दिन जो चार्ट आपका खुला, गैप अप ओपन हुआ इन द विक, यानी विक विक का मतलब क्या होता है, आपका वीकनेस है। वीकनेस मतलब सेलिंग का प्रेशर था, उसमें आपका स्टॉक गैप अप खुला, और गैप अप खुलने के बाद में इसने मुझे एक टाइट एंट्री का ये पॉसिबिलिटी दी। जस्ट वेट अ मिनट, ये आपकी सिचुएशन है, मैं 5 मिनट पे जाऊंगा या 1 मिनट पे आता हूँ, राइट। सो नेक्स्ट बार, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस जो खुला वो 1 मिनट में ही नीचे चला गया। मेरे लिए सबसे बेस्ट ट्रेड्स वो होते हैं जो खुल के नीचे जाते हैं इंस्टेड ऑफ ऊपर आने के, क्योंकि वहां आपको एक अच्छा रेंज मिल जाता है जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं, लाइक समथिंग लाइक दिस। यदि आपका स्टॉक सिर्फ खुलते ही ऊपर जा रहा है, देन इट इज अ वेरी
बिग प्रॉब्लम कि आप इंटर कहाँ पे करेंगे, क्योंकि उस केस में चैलेंज आपको ये आ जाता है कि आप इंटर जहां भी करेंगे वो कई बार चांसेस ये है कि आपने स्टॉक खुला और ऊपर जा रहा है, राइट, लाइक दिस 5 मिनट के चार्ट पे, देन चैलेंज ये कि आपको एंकर पॉइंट नहीं है कोई बायस सेट करने के लिए कि यहाँ मैं एंट्री लूंगा, राइट, स्टॉक आपका ऊपर की ही तरफ जा रहा है उस केस में। लेकिन जब आपका पहला बार रेड होता है, राइट, ओपन के बाद ये इस तरह रेड आया, तो आपको बेनिफिट क्या होता है कि आपको यहाँ पे एक एंकर पॉइंट मिल गया टू प्लेस एन एंट्री, क्योंकि स्टॉक तब तक आपको फिल नहीं देगा जब तक ये टर्न होके इतना ऊपर नहीं जाएगा, या आपको ऊपर के साइड में एक विक मिल जाए काइंड ऑफ, ठीक है, समझिए कि विक था ऊपर में, रेड बार नहीं था, एक विक था, राइट, भले ये बार ग्रीन था, राइट, स्टिल ये एंकर पॉइंट को कॉन्कर करने के लिए इसको यहाँ पे समय की जरूरत है। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के पास में विक है, लेट अस प्रोसीड, है ना। अब सेकेंड बार अगेन रेड बार आया, कोई फिल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, थर्ड बार अब देखते हैं इसको, ठीक है, और इस बार में मुझे ये स्टॉक में फिल मिल जाएगा इस पॉइंट पे, राइट। तो हम लोग जब ट्रेड करें तो ये एंकरिंग बायस के साथ यदि ले रहे हैं, और इस एंकरिंग बायस को सेपरेटली नहीं ले रहे हैं, इस एंकरिंग बायस को ले रहे हैं जहां पर कि अपना ये विक के अंदर स्ट्रेंथ के साथ खुल रहा है, यानी स्ट्रेंथ के साथ उस कंसेप्ट को देख रहे हैं कि वो हम लोगों का जो बिलीफ डेवलप है वो इस पूरे स्ट्रक्चर पे डेवलप है, सिर्फ एक राइट पीस ऑफ पजल ये था कि वो गैप अप खुलना चाहिए, देन वी कैन गेट एंट्री इन दैट केस, ठीक है। तो टैक्टिकल पार्ट्स में हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग शेकआउट एंट्रीज लेंगे, जैसे आपने रेटा में देखा या अभी मिडवेस्ट में मैंने आपको दिखाया, जहां आपके टाइट एरियाज प्लस फेलियर्स थे जो हम लोगों ने ट्रेड किए। गैप्स या गैप में भी हम लोग ओआरबीज का इस्तेमाल करेंगे गैप को भी ट्रेड करने के लिए, या पुलबैक्स का इस्तेमाल करेंगे एंटर करने के लिए, और रिवर्सल में जब एक्सेसिव सेलिंग प्रेशर है तो भी हम लोग बिलीफ ऑफ इमरजेंस ऑफ डिमांड पे एंटर करें। मैं इस समय बहुत ज्यादा डेप्थ में इसलिए कवर नहीं कर रहा हूँ इस पॉइंट को, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग उसको आगे कुछ चार्ट्स के साथ इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। इंप्रूविंग एंट्रीज, एंट्रीज को बेसिकली हम लोग इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, थ्रू ट्रायल एंड एरर हम लोग इंप्रूव करते हैं। तो आपको ये करना है कि अपने लिए एक मैक्सिमम स्टॉप लॉस का क्राइटेरिया तय कर दीजिए। यदि आप अभी 5%, 6%, 7% रख रहे हैं तो ये कोशिश कीजिए कि आप जब भी एंट्री लेंगे तो 4% या 3% के अंदर, 3 या 4% बहुत ही डिसेंट है। उस परसेंटेज के अंदर देखिए कि यदि आपको एक राइट स्टॉप लॉस आप पकड़ रहे हैं तो आपकी एंट्री का पॉइंट जो वो उस लेवल के अंदर कहाँ पे आपको मिल जाता है, राइट। यदि वो आपके अंदर नहीं मिल रहा है आपको, तो आप ये देखिए कि क्या आप स्टॉप लॉस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उस केस में। जैसे यदि मैं यहाँ पे इसका लो लेने जाऊं स्टॉप लॉस तो बहुत डीप हो जाएगा, राइट। तो यहाँ मैं विजुअलाइज क्या करूंगा कि यदि ये यहाँ तक रिवर्स हो गया, मुझे यहाँ पे फिल मिल गई, स्टॉक यहाँ पे है और वो टर्न होके इतना नीचे आ गया, क्या मेरे बाय करने का कंसेप्ट स्टिल वैलिड है, राइट। तो मैंने स्टॉप लॉस ऊपर कर लिया एंट्री नीचे करने के बजाय। तो आप लगातार इस चीज को बैलेंस करते हैं यहाँ पे। और लास्टली एक क्वेश्चन आप खुद से पूछते हैं कि हाउ आई कुड हैव डन इट बेटर, इसको मैं और बेहतर कैसे कर सकता था, इसको मैं और बेहतर कैसे मैनेज कर सकता था, इससे आपकी एंट्रीज बेटर होगी। जैसे मेरी एंट्रीज बेटर हुई है यहाँ पे, जब आप मेरा एमएफई का एनालिसिस देखेंगे तो मैंने अपनी एंट्रीज को नीचे किया है और स्टॉप लॉसेस को और प्रिसाइज करने के लिए ऊपर की तरफ किया है। इसके जरिए मैंने अपनी एंट्रीज को इम्प्रूव किया है, ठीक है।